नमस्कार बच्चों। फिजिक्स वाला के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अभी तक हम लोग पढ़े थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसमें थोड़ा आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, चुंबकत्व के बारे में। तो इसमें हमें ज्यादातर पढ़ना है भू चुंबकत्व के बारे में। ठीक है, तो भू चुंबकत्व को हम लोग पूरी तरीके से पढ़ेंगे। और पदार्थ के बारे में, द्रव्य के बारे में यानी मैटर के बारे में हम लोग पढ़ना था, उसके चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ना था, लेकिन इस बार के सिलेबस में वो नहीं है तो उसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं हम लोग। चुंबकत्व एवं पदार्थ। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो तुल्यांकी परिनालिका के रूप में छड़ चुंबक। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जब हमने देखा था एक परिनालिका को, या समझने के लिए तुम बस सिर्फ मानो एक ही वलय को, एक रिंग को मानो। एक रिंग के चलते जब हम लोग क्या निकाले थे, मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे। एक रिंग के चलते जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे, तो वो एकदम एक छड़ चुंबक की तरह आता है। वो एकदम छड़ चुंबक की तरह आता है। छड़ चुंबक समझने के लिए बस इतना ध्यान में रखो कि एक द्विध्रुव की तरह समझो। द्विध्रुव मतलब एक नॉर्थ पोल होगा, एक उत्तरी ध्रुव होगा, दूसरा दक्षिणी ध्रुव होगा, उसी तरीके से समझो। और उसको एकदम समांतर तरीके से देख के चलना है। कैसा, तो द्विध्रुव के बारे में जो हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़े थे, एकदम उसी तरीके से मान के चलना है। नॉर्थ पोल को पॉजिटिव मान लेना है, जो उत्तरी ध्रुव है उसको क्या मान लेना है, धन आवेश मान लेना है, और जो निगेटिव है उसको क्या मान लेना है, साउथ पोल मान लेना है। बस ऐसा सिमिलरिटी के लिए, बस और कुछ ऐसा है नहीं कि उसके जगह पे पॉजिटिव रख दिया, है ना। तो हम लोग बस दोनों फॉर्मूला चूंकि सिमिलर है, एकदम सेम तरीके का पैटर्न पिछले क्लास में लोग देख चुके थे, एकदम सिमिलर पैटर्न में आता है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि एकदम जो तुल्यांकी जो परिनालिका होता है, जो परिनालिका जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो परिनालिका एकदम जो बिहेव करता है, उसका जो एकदम व्यवहार होता है वो किस तरीके का होता है, एक छड़ चुंबक, एक चुंबक की तरह होता है। वो हम लोग देखेंगे कि कैसा होता है। ठीक है, तो हम लोग ये देख चुके हैं कि अगर परिनालिका बहुत बड़ा हो, परिनालिका बहुत बड़ा हो, तो बहुत बड़ा परिनालिका के चलते हम लोग देख चुके हैं कि उसके अक्ष पे अंदर में कितना क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, एक फिक्स्ड लंबाई की, एक फिक्स्ड नियत लंबाई की क्या है, एक परिनालिका है। अब परिनालिका इस तरीके का है, ये ध्यान में रखे रहना, ये हमेशा क्या है, इस तरीके का है। छोटा वाला जो एन लिखे लिखे थे, वो पता है कि एन क्या होता है भाई, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो ये सब बात ध्यान में रखना है, क्योंकि पहले है, अगर एग्जाम में इसको लिखना है तो हमेशा लिखना पड़ेगा आपको कि एन बराबर क्या है भाई, तो फेरों की संख्या एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ये सारे चीज लिखने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये एक परिनालिका है जिसकी लंबाई कितनी है, तो 2l के बराबर है। ठीक है, अब इससे आर दूरी पे अक्ष के किसी बिंदु P को दिखाया गया है। ठीक है, कहां से भाई, तो बीच से, एकदम द्विध्रुव। द्विध्रुव में जो भी दूरी लेते थे वो कहां से लेते थे, बीचों बीच से लेते थे। इससे आर दूरी पे अक्ष पे कोई स्थित एक बिंदु क्या है, P है। वहां पे हम लोग क्या चाहते हैं कि वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी उसको देखना चाहते हैं। ठीक है, बाकी सब देख लो। ये क्या है, परिनालिका का त्रिज्या है। ये जो परिनालिका बना था इस तरीके से, इस तरीके से, तो उसका क्या है, ए त्रिज्या है। ठीक है, अब इसका जब हमें निकालना है, इसका जब हमें निकालना है, क्योंकि यहां पे निकालना है, अगर लंबा परिनालिका होता था, अंदर में निकालना होता था, तो हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम से निकाल लेते थे। निकाल लेते थे या नहीं निकाल लेते थे, बिल्कुल निकाल लेते थे। लेकिन अब हमें इधर निकालना है। ठीक है, तो इधर निकालने के लिए जुगाड़ क्या किया जा सकता है, तो ध्यान से देखो। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो परिनालिका है वो बहुत सारे वलय से मिलके बना हुआ है, बहुत सारा रिंग से मिलके बना हुआ है। कैसे भाई, तो इसको अगर बहुत पतले पतले भाग में इस तरीके से काट दो, तो क्या हमें हमेशा क्या मिलेगा, एक वलय मिलेगा, एक रिंग मिलेगा। और एक वृत्ताकार धारावाही लूप के चलते उसके अक्ष पे हम लोग देख चुके हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें भी क्या करेंगे कि एक छोटा सा टुकड़ा के चलते निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता। और फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, उसको अगर तमीज से बोले तो समाकलन कर देंगे। ठीक है, अगर समाकलन कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें मिल जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या किया कि x दूरी पे, ये जो बीच वाला जो लाइन है, ठीक है, यहां से x दूरी पे, यहां से कितनी दूरी पे भाई, तो x दूरी पे हमने क्या लिया, एक छोटा सा dx थिकनेस का
dx मोटाई का, ठीक है, एक वलय लिया, एक रिंग लिया, काट दिया इस तरीके से dx थिकनेस का, ठीक है। तो ये है dx इसका थिकनेस। तो ऐसा कुछ कटेगा, कटेगा या नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। अब इधर भी होगा, दूसरे साइड भी, ऐसा नहीं कि एक ही साइड है सिर्फ, ठीक है। इस तरीके से उधर भी रहेगा। आई बात समझ में? तो अब ये क्या बन गया? तो एक रिंग बन गया, और रिंग के चलते हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि इस बिंदु P पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इस छोटे से रिंग के चलते, उसको नाम दे दिया हमने क्या? डीबी नाम दे दिया। डीबी नाम दे दिया, और डीबी नाम दिया, क्यों डीबी नाम दिया भाई? तो हमें निकालना है पूरा के चलते, लेकिन एक छोटा टुकड़ा के चलते निकालना है तो एक छोटा ही वैल्यू होगा, जो भी मान होगा क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो इसके चलते हमने नाम दे दिया क्या? डीबी है, ठीक है। अब अगर डीबी है तो डीबी का मान तो हम लोग जानते हैं, डीबी का मान हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं भाई? तो अगर ऐसे करके, ऐसा अगर एक रिंग होता था, इस तरीके से अगर रिंग होता था, तो इसके अक्ष पे, ठीक है, इसके अक्ष के किसी बिंदु पे P पे, ठीक है, इसमें मान लिया करंट क्या था? I था। तो यहाँ पे जो B होता था वो होता था म्यू नॉट I आर स्क्वायर, आर जहां पे क्या है? त्रिज्या है। आर क्या है भाई? तो त्रिज्या है। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, जहां पे एक्स क्या था? तो यहां से इसकी दूरी थी। ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसा ही तो है, यहां भी क्या है? एक भाई, एक वृत्ताकार लूप है, एक वृत्ताकार लूप है, और उसके चलते उसके अक्ष पे निकालना है। इसमें कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। अब इस बिंदु का जो दूरी है यहां से, इससे कितनी है? तो आर के बराबर है। इससे जो दूरी दिखाया गया है कितना है? आर के बराबर है। तो यहां से जो दूरी होगी इस बिंदु की, क्या आर माइनस एक्स होगी? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आर माइनस एक्स यहां से दूरी हो जाएगा, होगा। अब अगर बोला जाए कि इसके चलते जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान कितना होगा? इसके चलते जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान कुछ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो लिखना ही है, म्यू नॉट आई लिखना है, ठीक है। फिर लिखना है आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ पे त्रिज्या कितना है? ए, तो ए स्क्वायर, ये भी लिख लिया, बटा 2 लिख लिया। फिर क्या लिखना है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर ए स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स यहां से क्या था? तो इसके केंद्र से इस बिंदु की दूरी थी। तो इसके केंद्र से, अब यहां से इसके केंद्र से जो दूरी हुई वो कितनी है भाई? तो r माइनस एक्स के बराबर है, और r माइनस एक्स के बराबर है तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि r माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 3/2 के बराबर। इतना लिखा जा सकता है। अब इतना ही में पूरा नहीं हो गया, इतना ही में पूरा नहीं हो गया। क्या है नहीं हो गया भाई? तो इसमें बहुत सारा फेरा है, इस तरीके से फेरा है। तो dx जो लंबाई काटे हैं उसमें भी हो सकता है कुछ हो फेरा, एक ही जरूर नहीं। ये तो एक के चलते हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अगर एक के चलते इतना हुआ तो ध्यान से देखो, एन जो था, एन जो था वो क्या था? एकांक लंबाई में क्या था? फेरों की संख्या। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या थी, यही था क्या? बिल्कुल था। तो बोला जाए कि इतने लंबाई में, इस लंबाई में जो फेरों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी भाई? इस लंबाई में इतने दूर में जो फेरों की संख्या होगी, क्या एन गुना डीएक्स हो जाएगा? ये फेरों की संख्या हो जाएगा, बिल्कुल। क्या है भाई? तो एन क्या है? एकांक लंबाई में, तो डीएक्स लंबाई में एन गुना डीएक्स होगा। तो इसको भी गुना करना पड़ेगा किससे? एन गुना डीएक्स से। मतलब ये जो लिखे थे पहले वो किसके चलते था? अगर एक फेरा होता उसके चलते यहाँ पे क्या था? चुंबकीय क्षेत्र था। लेकिन हमें टोटल इतना फेरा का लिखना है तो उससे हम क्या कीजिए? गुना कर दिए। कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। अब हमें अगर कुल निकालना है, टोटल यहाँ पे निकालना है, मतलब इस पूरे का, पूरे के चलते निकालना है, पूरे परिनालिका के चलते निकालना है, तब कितना करेंगे? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखो कि ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई लेते थे द्विध्रुव, याद करो, इसके मध्य बिंदु से जो लंबाई लेते थे, मतलब आर लेते थे, उसके सामने पहले तो इसका जो लंबाई चौड़ाई जो भी होता था वो क्या होता था? बहुत कम होता था। वो क्या होता था? बहुत कम होता था। मतलब ए भी कम है किसके रेस्पेक्ट में? आर के रेस्पेक्ट में। आई बात समझ में? दूसरी बात, एल भी कम है आर के रेस्पेक्ट में। मतलब यहां से जो दूरी है उस बिंदु की, उसका जो
मान है, मतलब आर जो है उसके रेस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष में इसकी जो लंबाई है, इस परिनालिका की जो लंबाई है वो भी बहुत छोटी है। दूसरा, ये जो त्रिज्या है वो भी बहुत छोटा है। त्रिज्या भी क्या है, बहुत छोटा है। कहने का मतलब ये, यहाँ पे अगर इसको मैथमेटिक्स की भाषा में लिखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, तो ध्यान से देखो, आर जो है वो बहुत बहुत बड़ा है किससे, ए से भी, और आर जो बहुत बहुत बड़ा है एक्स से बोलो, या यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझने के लिए ऐसा बोलो कि एल से बहुत बड़ा है। ये क्या है, एल से बहुत बड़ा है। अगर आर एल से बड़ा है, इसका मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आर एक्स से भी क्या है, बहुत बड़ा होगा। बोल सकते कि नहीं बोल सकते, अरे भाई x जो है, x यही दूरी है, ये तो l l ही बहुत छोटा है, तो ये x तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है, l तक जा सकता है। तो x भी क्या होगा, r से बहुत छोटा होगा। और अगर ये चीज यहाँ पे लगाए तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इन डी एक्स बटा 2। अब देखो r के सामने पहले x को हटा दो, क्या है भाई, तो x बहुत छोटा है, x क्या है, बहुत छोटा है, तो इसके सामने हटा दो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा। अब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, अब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, तो अब ये भी क्या है, बहुत बड़ा है, तो ए स्क्वायर को आर स्क्वायर के सामने हटा दो। एग्जाम में जब लिखना है तो ये एक एक स्टेप करके लिखना है कि भाई इसको हम काहे भगाए, उसका कारण दाहिने साइड ब्रैकेट में लिख ही देना है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ऐसा बोला जाए तो यहां से हमें क्या मिला भाई, तो एक्स गायब हो गया, ए भी गायब हो गया, तो यहां बचा था आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर खत्म, ये वाला खत्म, तो आर क्यू, तो ये क्या बचा, 2r क्यू के बराबर बचा। इतना बचा या नहीं बचा, बिल्कुल बचा, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब अगर इतना बचा तो ध्यान से देखो, हमने ये बोला कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। कैसे रीअरेंज करते हैं, तो हमने पढ़ा था क्या, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट भी उसको बोलते हैं, आई गुना ए, ऐसा पढ़े थे, एम बराबर आई गुना ए, हम लोग पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। तो अब यहाँ पे देखो, क्या इसको बोल सकते हैं, म्यू नॉट आई गुना एरिया, हमें क्या लेना है, एरिया लेना है। तो एरिया अगर लेना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं, एरिया कितना होता है भाई, एक का तो पाई ए स्क्वायर, बोल सकते हैं, ऐसा बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। फिर किससे गुना करना है, एन से गुना करना है, एन से गुना कर दिया, ठीक है। अगर एन से गुना किया, अब इसके बाद ध्यान से देखो, आई गुना एरिया, आई गुना एरिया जो हुआ वो एक का हुआ, आई गुना एरिया जो हुआ वो किसका हुआ, एक का हुआ। अगर एक का हुआ, और फिर हम अगर बोले यहां पे कि जोड़ दिया हमने क्या, गुना कर दिया किससे, dx से। अभी हमने जो इस पे था, म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर इंटू एन लिखा और dx लिखा। अब नीचे में क्या लिख सकते हैं भाई, तो 2 पाई लिख सकते हैं, 2 पाई भी लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि पाई से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब अगर ऐसा हमने किया तो इतना आया मान, किसके चलते, इसके चलते आया या नहीं आया, आया। अब हमें टोटल अगर निकालना है, कुल मान निकालना है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसा ऐसा जितना भी रिंग आया था उस सब के चलते क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा आएगा क्या, कि b बराबर db का समाकलन, और समाकलन करेंगे तो बाहर क्या क्या गया वो देख लेते हैं, तो म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर, ठीक है, इसको a लिख देते हैं, पाई ए स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, a के बराबर लिख देते हैं, a कितना है भाई, तो a है पाई ए स्क्वायर, यहाँ पे बगल में लिख दो कि a कितना है, तो पाई ए स्क्वायर। दूसरी भाषा में इसको बोल सकते हैं कि एक जो रिंग बनेगा, एक जो फेरा बनेगा, उसका क्या है, एरिया है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसको लिख दिया हमने क्या, a लिख दिया, और ये क्या है, n है बटा 2 पाई आर क्यू, और रहा dx, यही रहा का, बिल्कुल रहा। अगर ऐसा रहा, अगर ऐसा रहा तो हमें देखो ध्यान से, हमें इसमें जो चर मान है, जो बदल रहा है, वो कौन सा बदल रहा है, एक्स बदल रहा है। हमें क्या करना है, इस पूरे परिनालिका के लिए निकालना है, तो एक्स का मान कहां से कहां होगा, माइनस एल, यहाँ पे एक्स का मान क्या होगा, माइनस एल, और यहाँ पे एक्स का मान होगा प्लस एल, तो माइनस एल से
प्लस एल, ऐसा होगा क्या? अब इसको इंटीग्रेशन करके निकालोगे तो कैसा आ जाएगा भाई? तो ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई ए एन बटा 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा, सॉरी आर क्यू। और ये dx का जब इंटीग्रेशन करें तो x आएगा, l माइनस माइनस एल मतलब 2l के बराबर आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, 2l। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर ऐसा हमने लिख दिया तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं कि कितना आएगा। अब अगर b का मान लिखा हमने, अगर यहाँ पे जो b का मान आया था वो कितना आया, तो म्यू नॉट आई ए, ऐसा ही कुछ था, म्यू नॉट आई ए एन गुना 2l, एन गुना 2l बटा, ये कितना था, आर क्यू ही था, ये कितना था, आर क्यू था, 2 पाई आर क्यू नीचे था, 2 पाई आर क्यू के बराबर था। ऐसा था या नहीं था? बिल्कुल था। अब ध्यान से देखो, अगर बोला जाए कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, जो टोटल उसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण जब निकालोगे तो कितना आएगा? अगर चुंबकीय आघूर्ण बोला जाए एम का मान, तो एक के चलते कितना था, तो आई गुना ए, ऐसा था, बिल्कुल था। अब आई गुना ए अगर एक के चलते था, इसको गुना कर दिया टोटल फेरों की संख्या से, तो एन गुना 2l, यही टोटल फेरा हुआ। 2l लंबाई था भाई, एन क्या था, एन क्या था, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और 2l कुल लंबाई थी, तो 2l से गुना कर दिया एन में, तो टोटल फेरा की संख्या निकल गया। तो एक फेरा के चलते कितना था, आई ए, तो टोटल के चलते कितना हो जाएगा, टोटल फेरों की संख्या गुना आई इंटू ए, क्योंकि ए यहाँ पे क्या है भाई, तो ए है पाई ए स्क्वायर, ए कितना है, पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर। तो एक जब वलय था, एक जब वलय था तो उसका जो चुंबकीय आघूर्ण था वो कितना था, आई ए स्क्वायर, आई इंटू एरिया, आई इंटू एरिया, ठीक है। अब एन फेरा हो गया, मान लिया टोटल कितना हो गया, एन फेरा हुआ, तो एन से गुना करते हैं, तो यहाँ पे फेरों की संख्या एन गुना 12 है, तो इसको क्या कर दिया, एन गुना 12 से गुना कर दिया। मतलब कहने का ये कि हम लोग आई ए एन 12 को एम से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, जहां पे एम क्या है भाई, तो चुंबकीय आघूर्ण है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई गुना ए, देखो ध्यान से, तो यहां से लिख सकते हैं म्यू नॉट, नीचे है 2 पाई आर क्यू, आई ए एन 2l, आई ए एन गुना 2l, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो लिख दिया हमने m। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर ऐसा हमने लिखा, थोड़ा सा इसको अगर रीअरेंज कर दिया जाए तो ऐसा लिख सकते हैं, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2m बटा आर, ये लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? ऐसा काहे लिखा भाई, 2 से गुना काहे कर दिया, इतना ही पे तो सही था, 2 से गुना कर दिया कि वहां पे जैसे कूलम्स लॉ में हम लोग पढ़ते, कूलम के नियम में पढ़े थे कि जो यहाँ पे जो ये कांस्टेंट होता है, ये जो नियत होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और अभी जितना भी पढ़ने वहां पे क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है। बस उसको बदलने के लिए हमने क्या किया, म्यू नॉट बाई 4 पाई कर दिया और 2m बाई आर क्यू कर दिया। क्या एकदम इसी तरीके का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे? एकदम ऐसा ही पढ़े थे हम लोग। क्या किसमें भाई? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर विद्युत में क्या पढ़े थे? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अक्षीय दिशा में ई का मान था वो कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2p वहां पे क्या था, 2p बटा आर क्यू के बराबर। ऐसा ही एकदम पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? बिल्कुल। तो ये अगर याद है ना तो ये भी याद हो जाएगा, ये अगर याद है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये कांस्टेंट होता था, यहाँ पे ये होता है, बाकी ऊपर में 2 इंटू में m, यहाँ पे क्या था, तो द्विध्रुव आघूर्ण था, द्विध्रुव का आघूर्ण था। यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण था, यहाँ पे क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण होगा m। और m के बारे में हम लोग जानते हैं कि I गुना एरिया होता है, एक के चलते अगर टोटल संख्या कितना है फेरा का, n गुना 12, तो n गुना 12 से मल्टीप्लाई कर दे, टोटल निकल जाएगा। काहे मल्टीप्लाई कर दिए, काहे भाई, सबका जोड़ क्यों दिया? क्योंकि सबकी दिशा क्या है, एक ही है। कॉइल में जो करंट जा रहा है, मान लो ऐसे ऐसे जा रहा है, पहला कॉइल में ऐसे, दूसरा में ऐसे, तीसरा में ऐसे, तो सबका जो m होगा वो किधर होगा, उधर ही होगा, इसलिए सबको क्या किया हमने, जोड़ दिया। तो इस तरीके से आया। अब इससे पता क्या चला, तो क्षण चुंबक का जो होता है, अक्ष पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इतनी ही होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो इसका मतलब ये बोला गया कि ये जो परिनालिका था, इसको भी क्या माना जा सकता है कि ये एक क्षण चुंबक की तरह ही व्यवहार करती है।
आई बात समझ में, या कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सब आपको दिया रहे कि भाई ये दूरी है वो बहुत बड़ा है, बाकी इसके डायमेंशन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एकदम छड़ चुंबक की तरह लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि ये एक छड़ चुंबक की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है। अब ध्यान से देखो, अगर बोला जाए कि इधर निरक्षीय रेखा पर अगर लिखना हो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, ये कहां हुआ भाई, तो अक्ष पे। ये कहां हुआ, तो अक्ष पे। अगर निरक्षीय रेखा पे लिखना पड़े, ठीक है, बी, तो कितना लिखेंगे, ये कहां पे है भाई, तो निरक्षीय रेखा पे। तो कितना लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई और गुना m बटा r क्यू, ये लिख देंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि दोनों क्या है, एक ही तरीके का है। मतलब छड़ चुंबक को बोल सकते हैं कि एक तुल्यांकी परिनालिका है, या कोई परिनालिका है उसको छड़ चुंबक की तरह मान सकते हैं। आई बात समझ में। अब आगे देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। आगे हमने देखना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर देखना है तो देखो ध्यान से, जैसे वैद्युत क्षेत्र रेखा जो हम लोग पढ़े थे एकदम उसी तरीके का है, एकदम कहने का मतलब कि उसी टाइप का है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा आखिर है क्या भाई, तो ये काल्पनिक एक क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को। ये क्या है भाई, तो ज्यामितीय रूप है उसको बताने का, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। जैसे अगर ये मैग्नेट है, इधर एस मान लिया, इधर क्या मान लिया, एन मान लिया। ठीक है, अगर इस तरीके का मैग्नेट है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से, अब बहुत सारा होगा, ठीक है, तो हम 2 4 ही खींचेंगे। ऐसे ऐसे इस तरीके से हो गया। ठीक है, अंदर भी ये क्या होता है, ऐसे जाता है। तो पहला तो एक अंतर यहीं पे दिख गया। उसमें क्या होता था, जब चार्ज हम लोग पढ़े थे, जब आवेश पढ़े थे, तो उसमें होता था कि माइनस से प्लस से शुरू होता था, माइनस पे जाकर गिर जाता था। लेकिन अब ये नहीं होता था कि यहाँ पे अंदर में माइनस से प्लस की ओर जाए, लेकिन इसमें क्या है, साउथ से नॉर्थ जाता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाता है। साउथ नॉर्थ तो गायब ही हो गया। यहाँ पे क्या है, एस, और यहाँ पे क्या है, एन। ठीक है, तो इस तरीके का होता है। तो यहां से ऐसे चला और इस तरीके का इसकी दिशा होती है। ठीक है, ये कौन सा है भाई, तो निरक्षीय रेखा है, और ये क्या है, अक्षीय बिंदु है। इस तरीके का होता है। तो इसमें ये बोला गया, ये क्या क्या बताता है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले कि जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी किसी भी बिंदु पे, किसी भी बिंदु पे जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। मतलब वहां पे परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उस स्पर्श रेखा की दिशा में ही होगा। अगर तुम्हें दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तो स्पर्श रेखा सब जगह खींचते जाओ, वहां से क्या मिल जाएगा हमें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल जाएगी। ठीक है, तो जो स्पर्श रेखा होगा किस पे भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र पे, वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो बताएगा। ठीक है, उसी के तरफ होगा। ठीक है, अगर दिशा हमें पता करना है तो वहां पे भी क्या करते थे, अगर एग्जैक्ट डायरेक्शन पता करना होता था तो हम लोग किसको रखते थे, धन आवेश को रखते थे। तो धन आवेश को रखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ई जब था, वैद्युत क्षेत्र था, तो उसमें क्या करते थे, धन आवेश को रख देते थे स्थिर। अगर स्थिर धन आवेश मतलब उसका कोई गति नहीं होता था, उसको विरामावस्था में रख के देखते थे कि जिधर उस पर बल लगा उसी दिशा में क्या होता था, वैद्युत क्षेत्र होता था। उसी तरीके से हमें अगर वैद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र पता करना हो तो हम लोग किसको रखेंगे, नॉर्थ को रखेंगे। ठीक है, इस पे जिधर बल लग गया उसी दिशा में क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र होगी। आई बात समझ में, या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कि स्पर्श रेखा जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताएगा। अगर एग्जैक्ट दिशा पता करना है तो हम लोग किसको रखेंगे, नॉर्थ पोल को रखेंगे। दूसरा कि चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत हम लोग क्या करेंगे, एरिया लेंगे। ठीक है, ऐसे खींचा एक एरिया। उसी तरीके से अब इसमें जो घनत्व होगा, इन रेखाओं का जो घनत्व होगा वो क्या बताएगा हमें, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बताएगा, उसकी तीव्रता को बताएगा कि कितना ज्यादा है। ठीक है, जैसे अगर ध्यान से देखो, इधर में देखा जाए, इधर में कोई एरिया लोगे, इधर में
पोल के नजदीक में अगर एरिया लोगे तो यहाँ पे घनत्व क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे घनत्व क्या है, ज्यादा है। इधर जाने पे घनत्व क्या हो जाएगा, दूर जाने पे क्या हो जाएगा, कमते जाएगा। दूर जाने पे ऐसे क्या होगा, कमते जाएगा। अगर दूर जाने पे कमते जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, कम है, एकदम वैद्युत क्षेत्र की तरह। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो घनत्व है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो घनत्व है, घनत्व है वो बताता है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अनुक्रमानुपाती होती है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बोलो या तीव्रता बोलो। ठीक है, ये उसको बताएगा एकदम उसी की तरह। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा ये कि यहाँ पे ये एक बंद लूप बनाता है। ये कैसा होता है, बंद लूप बनाता है, पास बनाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था। वहां पे हम लोग जब पढ़े थे तो ये प्लस था, ये क्या था, माइनस था। तो प्लस से शुरू होता था, माइनस पे खत्म हो जाता था, प्लस से शुरू होता था, माइनस पे खत्म हो जाता था। ऐसे होता था, खत्म होता था या नहीं होता था, बिल्कुल होता था। ये क्लोज लूप नहीं बनाता था, जैसे यहां से गया और ऐसे नहीं आ जाता था, बिल्कुल नहीं आता था। ठीक है, तो ये एक अंतर है। इसमें क्या है, इसमें एक बंद लूप बनाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगा वो क्या बनाएगा, बंद लूप बनाएगा। आई बात समझ में या नहीं? ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर बोला जाए तुम्हें कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा से हम लोग क्या क्या बता सकते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखा से हम लोग क्या क्या बता सकते हैं। जैसे ऐसे कोई तुम्हें दे दे एग्जाम्पल में कि इस तरीके से है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, मान लिया ऐसा है। ठीक है, तो पूछे कि ए बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है कि बी बिंदु पे ज्यादा है, तो ये बता सकता है, घनत्व बता सकता है। तो ए बिंदु पे भाई ज्यादा होगा, बी बिंदु पे क्या होगा, कम होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात ये कि अभी हमने देखा कि एक जो परिनालिका अगर होगी, अगर एक परिनालिका होगा तो वो भी कुछ इसी तरीके का बिहेवियर शो करता है, इसी तरीके का व्यवहार शो करता है। तो तुम्हें अगर कोई बोले कि परिनालिका के चलते भाई, अगर परिनालिका के चलते निकालो, तो क्या ऐसा निकाला जा सकता है, इस तरीके से बोला जा सकता है? ध्यान से देखो, अगर परिनालिका ऐसा मान लिया हमने, फुटाहें खींचो, है ना, इस तरीके से हमने मान लिया क्या, एक परिनालिका। ऐसा मान लिया क्या हमने, परिनालिका। अब इस परिनालिका के चलते हमें क्या निकालना है भाई, चुंबकीय क्षेत्र। तो हमें पता है, हमें पता है, क्या पता है भाई, तो ये इसका जो व्यवहार होता है वो लगभग उसी के बराबर होता है। तो ऐसा मान लिया, इधर नॉर्थ पोल है, इधर क्या है, साउथ पोल है, तो कुछ ऐसा होगा। उसी तरीके का होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इस तरीके से होगा, अंदर में हमें पता ही है कि इस तरीके से होता है। ठीक है, ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, इधर नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा और इधर साउथ की तरह बिहेव करेगा। आई बात समझ में, या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नॉर्थ की तरह कब बिहेव करेगा भाई, तो मान लो इस तरीके से रिंग है, इस तरीके से रिंग, और इसमें इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो बस ये दाहिना हाथ अंगूठा जिधर जा रहा है उधर नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, और इधर साउथ की तरफ करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। हम लोग जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते थे तो कैसे निकालते थे, ऐसे अगर रिंग है और ऐसे करंट जा रहा है तो ऐसे हाथ किया, इधर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, इधर होगा। तो नॉर्थ पोल पे भी तो ऐसा ही होता है, जो उत्तरी ध्रुव होता है वहां पे भी क्या होता है, इसी दिशा में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। और रिंग के चलते भी अगर ऐसे करंट जा रहा है तो इधर क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हुई, तो मतलब इधर वाला साइड किस तरीके का व्यवहार करेगा, तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव की तरह। और इधर साइड वाला कैसा करेगा, इधर से आके घुस रहा है, तो इसका मतलब क्या करेगा, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कोई कष्ट नहीं। तो ये मतलब इतनी चीजें इस तरीके से बताता है क्या, तो भाई चुंबकीय बल रेखा। ठीक है, आगे अब देखेंगे हम लोग भूचुंबकत्व के बारे में। ठीक है, तो भूचुंबकत्व के बारे में सबसे पहले तो ये जान लो कि भूचुंबकत्व आया कहां से, किस तरीके से आया। तो सबसे पहले ये बोला गया था कि भाई भूचुंबकत्व इसलिए आया क्योंकि इसके जो अंदर में है ना, अंदर वाले पार्ट में ऐसा माना जा रहा था पहले कि एक बहुत बड़ा बहुत शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है, लेकिन बाद में वो ऐसा था नहीं, कुछ भी नहीं था।
फिर जो बोला गया कि इसके जो कोर होता है अंदर में, उसके बाहरी क्षेत्र में जो पिघला हुआ क्या होता है, तो मेटल होता है, धातु होता है। तो उस धातु पिघला हुआ, इसका मतलब क्या है भाई, तो वो धातु जो बना हुआ है वो किससे बना है भाई, तो इलेक्ट्रॉन से बना है, आयन से बना है, इसी से बना है, और वो चारों तरफ घूम रहे हैं। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा, पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब भी चार्ज, जब भी आवेश फ्लो करेगा, गति करेगा, तो वो अपने आसपास में क्या उत्पन्न करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसमें भी अंदर में ऐसा ही हो रहा है, जो मोल्टेन मेटल है वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वो भी अपने आसपास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, और उसी के कारण से चुंबकीय क्षेत्र आता है पृथ्वी के पास, उसी को बोलेंगे भूचुंबकत्व। ठीक है, तो कहां से आया, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये बात पता चला, इसमें कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। अब अगर बोला जाए, ध्यान से देखो, हम लोग इसमें कुछ टर्म डिफाइन करते हैं। पहला भौगोलिक अक्ष, ठीक है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो भौगोलिक अक्ष क्या होता है भाई, तो देख लिया इस तरीके से, पृथ्वी है, यह पृथ्वी है, इसका जो नॉर्थ और साउथ को जो जोड़ता है, यह भौगोलिक है। भौगोलिक मतलब इसको मैग्नेटिक से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से इसे कुछ लेना देना नहीं है। इधर क्या हुआ भाई, तो नॉर्थ पोल हुआ, और ये क्या हुआ, साउथ पोल हुआ। कहने का मतलब ये कि जिस अक्ष के परितः पृथ्वी घूमती है, रोटेट करती है, जिस एक्सिस के अबाउट, उसी अक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग, भौगोलिक अक्ष बोलते हैं। ये तो ये क्या हुआ भाई, तो भौगोलिक अक्ष हो गया। ठीक है, ये वाला, इसको मिलाने वाला ये क्या हो गया, भौगोलिक। ठीक है, इसी के अबाउट पृथ्वी क्या होती है, इस तरीके से घूमते रहती है अपने अक्ष पे, तो वही भौगोलिक अक्ष हुआ। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, भौगोलिक याम्योत्तर। अब देखो ध्यान से, अक्ष तो एक ही हुआ भाई, तुम अगर लोगे इस तरीके से, मान लो फुटबॉल लोगे, किसी उसको एक लाइन के अबाउट घुमाओगे, तो वो अक्ष तो एक ही हुआ। ऐसे बीच में मान लो, बीच से ऐसे कर दिया और उसको घुमाने लगा, तो अक्ष तो यही हुआ, तो एक अक्ष हुआ। अब जो भौगोलिक याम्योत्तर बोला गया, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन जो बोला गया, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो हर एक बिंदु के लिए पृथ्वी पे जहां जहां आदमी है, सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। कैसे अलग अलग होगा, तो ध्यान से देखो, हम जिस बिंदु पे हैं, हम कहीं भी पृथ्वी के किसी भी बिंदु पे हैं, उस बिंदु और अक्ष को लेके एक प्लेन खींचेंगे। हमें यह पता है कि किसी लाइन से, किसी स्ट्रेट लाइन से हजारों इनफाइनाइट प्लेन खींचा जा सकता है, अनंत तल खींचा जा सकता है। एक समतल खींच सकते कि नहीं, एक सीधा खींच दिया, एक इधर से खींच दिया, एक इधर से खींच दिया, तो अनंत खींच सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक बिंदु दे दे, एक और बिंदु दे दे, तो ऐसा करना है भाई, बिंदु भी रहे तल में और ये भी रहे तल में, तो सिर्फ एक तल खींचा जा सकता है। खींचा जा सकता है या नहीं, बिल्कुल खींचा जा सकता है। तो मान लो कोई धरती पे यहाँ पे है, बाहर में इधर है, ये ऐसे है, फुटबॉल है, ऐसा इस तरीके का मान के चलो फुटबॉल है, तो जहां पे तुम हो, अगर वहां से तुम्हें खींचना है क्या, भौगोलिक याम्योत्तर, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जहां पे तुम हो उस बिंदु को लेके, और जो अक्ष है, जो भौगोलिक अक्ष है, जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, उसको लेके एक प्लेन जो खींचोगे, वही क्या होगा, भौगोलिक याम्योत्तर। आई बात समझ में, आया या नहीं आया, बिल्कुल। तीसरा क्या है, भौगोलिक विषुवत वृत्त। भौगोलिक बोलो या विषुवत वृत्त बोलो, ठीक है, या रेखा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर बोला जाए विषुवत वृत्त रेखा, ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है कि जो इक्वेटर होता है, जो इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर जो यहाँ पे होता है, कौन कौन सा होता है भाई, तो ऐसा लेना है, ध्यान से देखो, ये जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस था, भौगोलिक अक्ष था, उससे क्या करना है, 90 डिग्री पे एक प्लेन लेना है। कहां भाई, तो बीचों बीच, इस तरीके से ये प्लेन लेना है। इसी को क्या बोलते हैं, भौगोलिक विषुवत वृत्त बोलो, या रेखा भी बोला जाता है, इस तरीके से लाइन भी बोला जाता है, या वृत्त भी बोला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, ये वृत्त बोलेंगे। ठीक है, मतलब कहने का ये कि ये अक्ष था, इसके अबाउट क्या हो रहा था, घूम रहा था धरती। ठीक है, तो हम आगे कहाँ, एकदम बीचों बीच यहाँ पे आ गए। ठीक है, और यहाँ पे एक सर्कल खींच दिया पूरे अर्थ पे, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, तो विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है भूचुंबकीय अक्ष। भूचुंबकीय अक्ष, अब ध्यान से देखो, ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया कि जो भूचुंबकीय अक्ष है, मतलब चुंबकीय अक्ष जो है, जो अर्थ, जो पृथ्वी चुंबक की तरह बिहेव करती है, उसका जो अक्ष होगा, जैसे भाई हम लोग लेते हैं ये साउथ हुआ, ये नॉर्थ हुआ, तो इसका जो अक्ष हुआ वो यही हुआ। तो उसी तरीके से ये जो मैग्नेट बना, ये जो चुंबक बना, उसका अक्ष कहाँ पे है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि अक्ष कहाँ पे है भाई। तो इसका जो अक्ष है
वो कुछ इस तरीके से है, ये अंदर में इस तरीके से मैग्नेट है, इस तरीके का रहेगा, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट अभी के जमाने में लगभग ये 11.3 डिग्री पे झुका हुआ है, किससे, तो भौगोलिक अक्ष से। जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है उससे मैग्नेटिक एक्सिस जो है वो कितने पे है, ऑलमोस्ट कितने पे है, तो 11.3 डिग्री पे झुका हुआ है। और ये समय के साथ क्या होता है, वो बदलते रहता है, क्योंकि भाई वो मैग्नेट जो बना है वो अंदर के कोर के चलते बना है, उस मोल्टन मेटल के चलते बना है, वो इधर उधर थोड़ा सा इधर उधर होते रहता है, तो उसके चलते ये भी क्या होता है, कोण क्या होता है, बदलते रहता है। तो इसमें कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। तो भूचुंबकीय अक्ष किसको बोला जाता है, तो जो चुंबक, जो पृथ्वी जो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, मतलब चुंबक की तरह बिहेव करती है, तो उसका जो अक्ष हुआ, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, भूचुंबकीय अक्ष बोलेंगे। मतलब इस लाइन को चुंबकीय अक्ष बोलेंगे। और ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस से यानी भौगोलिक अक्ष से लगभग 11.3 डिग्री पे झुका हुआ है अभी के लिए। ये बदल भी सकता है, बहुत कम बदलता है, बहुत अरसों बाद थोड़ा सा बदलता है, ठीक है। उसी तरीके से फिर आया भूचुंबकीय यामयोत्तर। भूचुंबकीय यामयोत्तर, अब जैसे ये था भौगोलिक यामयोत्तर, भौगोलिक यामयोत्तर जो था, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन जो था, उसी तरीके से क्या आया, मैग्नेटिक मेरिडियन। इसमें क्या करना है भाई, तो जिस बिंदु पे तुम हो पृथ्वी के किसी बिंदु से, और किसको लेके, तो मैग्नेटिक एक्सिस को लेके जो प्लेन खींचा गया, जैसे मान लो पृथ्वी पे इस तरीके से बाहर भी निकला हुआ है पृथ्वी, तो यहाँ पे कोई आदमी है, यहाँ पे है, तो इस बिंदु को लेके और ऐसे काट दो प्लेन। अब उस प्लेन में ये जो एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस, जो चुंबकीय अक्ष है, वो होना चाहिए, वो दोनों होना चाहिए। ये जो चुंबकीय अक्ष है और यहाँ पे बिंदु है, तो इसको काट दिया। कोई इधर है, मान लो ऐसे फुटबॉल है तो कोई इधर है, तो यहाँ से इस बिंदु को लेते हुए और इस पूरे अक्ष को लेते हुए जो चुंबकीय अक्ष है, एक जो प्लेन कट करेंगे, काटेंगे, उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, तो भूचुंबकीय यामयोत्तर बोलेंगे, यानी मैग्नेटिक एक्सिस, अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे। आई बात समझ में। फिर उसी तरीके से भूचुंबकीय विषुवत रेखा, भूचुंबकीय विषुवत रेखा। अब इसको भूल जाओ, ये जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है ना उसको भूल जाओ, इसको हटा दो, तो ये तुम्हें सिर्फ दिखेगा। अब इसके 90 डिग्री पे इस तरीके से खींच दो, तो ये क्या बन गया, ये वाला क्या बन गया, तो चुंबकीय विषुवत रेखा। तो ये सारे क्या था भाई, परिभाषा था कि आखिर होता क्या है समझने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा 3D फिगर है, तो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो ध्यान से देखना कि होता क्या है। हमें बस इस दोनों के बारे में जानना है। क्या जानना है, तो मेरिडियन के बारे में जानना है। ध्यान से, ये दोनों मेरिडियन के बारे में। अब अक्ष तो भाई ये सिंपल सी बात है, ये एक अक्ष ऐसा है, ये तो लाइन ही है ना, अक्ष है, तो इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। इन दोनों में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है, बस ध्यान में तुम इतना रखो कि जिस बिंदु से बनाना है। अब ये ध्यान में रखना है कि हर एक बिंदु के लिए क्या होगा, अलग अलग खींचेंगे, प्लेन क्या होगा, अलग अलग खींचेंगे। अब इस तरीके से मान लो पृथ्वी है, यहाँ पे उसका अक्ष है, इस बिंदु पे अगर बोला जाए कि ज्योमेट्रिकल, इसको भौगोलिक यामयोत्तर खींचा जाए, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन खींचा जाए, तो इस बिंदु को लेकर इससे कट करेगा, इधर वाला जो आदमी होगा इधर ऐसे कट करेगा, तो सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। अब इसी तरीके से मैग्नेटिक एक्सिस है, इस तरीके से थोड़ा सा झुका हुआ है इससे, अब थोड़ा झुका हुआ है, कोई आदमी यहाँ पे है, तो इसको अगर बोला जाए कि तुम खींचो भाई मैग्नेटिक मेरिडियन यानी भूचुंबकीय यामयोत्तर खींचो, तो ये यहाँ से इसको लेते हुए एक प्लेन खींचेगा। प्लेन में ये एक्सिस भी आ जाना चाहिए, अक्ष भी आ जाना चाहिए, वो बिंदु भी आना चाहिए। कोई इधर से होगा तो ये ऐसे खींचेगा, हम इधर से होगा तो ये ऐसे खींचेगा, ठीक है। बिंदु भी आ जाना चाहिए और अक्ष भी आ जाना चाहिए। तो ये दोनों बात पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से आगे देखते हैं। तो ये हुआ कितना, ये हुआ परिभाषा सबका। अब इसमें कुछ जो आते हैं, कुछ टर्म आते हैं, तो वो उसको हम लोग देखते हैं। भूचुंबकीय तत्व क्या क्या होते हैं, तो पहला हुआ दिक्पात का कोण, ठीक है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। और दूसरा हमें पढ़ना है नमन कोण या नति कोण, उसको बोला जाता है, या अनति भी बोला जाता है, कुछ भी बोला जाता है, ठीक है। अब हमने देखा, अब इस दोनों का हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं ये है क्या भाई। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, किसी भी बिंदु से अक्ष जो था, देखो ध्यान से समझो, अक्ष जो था ऐसे था, जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस था वो कुछ इस तरीके का था, और जो मैग्नेटिक एक्सिस था वो कुछ इस तरीके से टिल्टेड था ज्योमेट्रिकल एक्सिस से। ऑलमोस्ट कितने से हमने बताया कि 11.3 डिग्री से क्या था, इस तरीके से था, ठीक है। अब हमें किसी भी बिंदु से क्या खींचना है, तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस को होते हुए, ज्योमेट्रिकल एक्सिस से होते हुए और उस बिंदु से होते हुए एक तल खींचना है, एक प्लेन खींचना है। उसी को क्या बोलेंगे भाई, तो भौगोलिक यामयोत्तर बोलेंगे। दूसरा क्या खींचना था,
तो जो चुंबकीय अक्ष था उसको और बिंदु को लेके हमें एक प्लेन खींचना था, एक तल खींचना था, उसी को हम लोग बोलेंगे भूचुंबकीय यामियोतर। ये हम लोग देख चुके हैं। तो अब ध्यान से देखो, समझने के लिए हमने बोला कि इस तरीके से था, टिल्टेड था, ऐसा था। देखने के लिए अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके का था। अब किसी भी बिंदु से हमें खींचना है। अब मान लो यहां से खींचना है, इस तरफ से तुम्हारी तरफ से एकदम सामने से खींचना है। तो अगर हम क्या खींचेंगे सबसे पहले, तो ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, भौगोलिक याम्योतर खींचेंगे। तो यहां से खींचा एक प्लेन ऐसे, ये कट हो गया, इसको कट करके एकदम सीधा मानो, समझने के लिए हमने मान लिया क्या, सीधा इस तरीके से मान लिया। तो यहां से ये कट करेंगे तो एकदम सीधा इस तरीके से प्लेन बनेगा। वो क्या बन गया, भौगोलिक याम्योतर हो। क्योंकि भौगोलिक याम्योतर होता ही क्या है, तो जिस बिंदु से हम खींच रहे हैं, जिस बिंदु पृथ्वी के जिस बिंदु से हमें भौगोलिक याम्योतर पता करना है, तो ऐसा हम प्लेन खींचेंगे, ऐसा तल खींचेंगे कि उसमें वो बिंदु भी आ जाए और भौगोलिक अक्ष भी आ जाए। तो ये खींच दिया, यही हो गया। अब इसी बिंदु से हमें क्या खींचना है भाई, इस बिंदु को लेते हुए और इसको लेते हुए तल खींचना है। तो ये कुछ ऐसा कट करेगा, इस तरीके से कट करेगा, इस तरीके से, तभी उस बिंदु से भी होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल इस तरीके से होगा। तो जाहिर सी बात है कि दोनों जो तल बना, जो दोनों जो प्लेन बना, वो कुछ कोण पे होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर बोला जाए कि दो लाइन दोनों ऐसे समांतर होता है, दोनों ऐसे समांतर होता, दोनों इस तरीके से समांतर होता और यहाँ पे बिंदु होता, तो इनके बीच में कोई कोण होता क्या, चाहे इसको लेके खींचो चाहे इसको लेके खींचो, क्या हो जाएगा, दोनों एक ही तल हो जाएगा। लेकिन ये कुछ इस तरीके से था, तो इसका जो भू भूचुंबकीय याम्योतर जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, इस तरीके से कट करेगा। और ये जो भौगोलिक याम्योतर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो दोनों के बीच में कोई ना कोई कोण बनेगा, और ये कोण हर एक बिंदु के लिए अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे था तो अलग था, अब मान लो कोई एकदम इधर सीधा में आ जाए, इन दोनों, ये जो दो ऐसे था उसके सीधे में आ जाए, तो जाहिर सी बात है एक ही प्लेन में सब आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री करीब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो सब जगह ये बदलेगा, लेकिन किसी एक बिंदु पे समझने के लिए हम लोग यहाँ पे माने तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, उसी कोण को बोलते हैं हम लोग क्या, दिक्पात का कोण। मतलब किसी भी बिंदु पे जो भौगोलिक याम्योतर और भूचुंबकीय याम्योतर के बीच का जो कोण होता है उसी को बोलते हैं दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो उसी को हमने खींचा है। मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, पृथ्वी पे ये कोई बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु के लिए हमें ये खींचना है, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है ना, ये क्या है, भौगोलिक याम्योतर है। मतलब एक प्लेन हमने खींचा, एक प्लेन इस तरीके से खींचा, तो वो कुछ बना इस तरीके से, भौगोलिक याम्योतर। वो उस साइड है, वो दूसरे साइड है, ठीक है। और ये जो प्लेन तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, तो चुंबकीय याम्योतर है, और ये है भौगोलिक याम्योतर। इनके बीच में कुछ ना कुछ कोण है, ठीक है। इनके बीच का कुछ ना कुछ कोण है। मान लिया जैसे यहाँ पे कोण है, ठीक है। इसको कुछ मान लिया नाम अल्फा दे। आई बात समझ में। ये जो दो प्लेन बना कुछ इस तरीके से बना है भाई, किसी भी बिंदु पे जो दो कोण बना इस तरीके से बना है, इस तरीके से कुछ है, फिगर दिखाया हुआ, ठीक है। समझने के लिए ऐसे मान लो, ठीक है, इस तरीके से दिखाया हुआ। तो एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है, तो इन जो दोनों के बीच में जो कोण बना, यही कोण क्या होगा, यही कोण होगा दिक्पात का कोण। आई बात समझ में। तो बस हमें ये इतना ही ध्यान में रखना है, ये बना दिक्पात का कोण, तो इसी को बोलते हैं दिक्पात का कोण। दूसरा हुआ नमन कोण, नति कोण, ठीक है, इसको एंगल ऑफ डीप बोलते हैं। नमन कोण, नति कोण, ये क्या हुआ भाई, तो ध्यान से देखो, हमने ये बोला, यहां पे देखो ध्यान से, अगर बोला जाए कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किस तरीके से होगा भाई, तो कुछ इस तरीके का होगा मैग्नेटिक फील्ड। देखो ध्यान से होगा क्या, पहले तो ये देखो, जो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और ज्योमेट्रिकल साउथ होता है, मतलब जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। लेकिन जो भूचुंबक का अगर बोला जाए कि नॉर्थ पोल किधर होता है, मतलब उत्तरी ध्रुव किधर होता है, तो इधर होता है। भूचुंबक का उत्तरी ध्रुव इधर होता है और दक्षिणी ध्रुव किधर होता है, तो इधर में होता है। भूचुंबक का, ये बात ध्यान में हमें रखना है, ये बात ध्यान में रखना है, काहे ऐसा होता है, तो ध्यान से देखो बात समझ में आ जाएगा। अब यहां से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। यहां से क्या होगा, जो दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है, एक्चुअल में ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा और ऐसे जाके इधर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे निकलेगा और इस तरीके से आके ऐसे चला जाएगा, ये उधर कट नहीं करेगा, ठीक है, ये इस तरीके से जाएगा।
इस तरीके से जाएगा अंदर में, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से गया। आई बात समझ में? ऐसा मान लिया हमने। अब ध्यान से देखो, हमने ये बोला कि अगर कोई चुंबक को लाया जाए, अगर कोई चुंबक को लाया जाए तो ध्यान से देखना कि यहाँ पे हमने कोई चुंबक को रखा, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या रखा, कोई एक चुंबक को रखा है यहाँ पे। तो चुंबक को जब रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ऐसे आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यहाँ पे अगर चुंबक को रखोगे, यहाँ पे मतलब इसके तरफ, ऐसे मान लो ये जो बना, यहाँ पे अगर चुंबक को रखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। इस तरीके से ये चुंबक रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, इस तरीके से रहेगा। तो हम लोग जानते हैं, बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जब कोई चुंबक को इस तरीके से फ्री रखते हैं तो उसका जो उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव जिधर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो उत्तर दिशा को बता रहा है। उत्तर दिशा को बता रहा है, बता रहा है या नहीं? बिल्कुल। तो अगर चुंबक का इधर उत्तरी ध्रुव है, चुंबक का इधर उत्तरी ध्रुव है, तो जाहिर सी बात है इधर भूमि का यानी पृथ्वी का कौन सा रहा होगा? तो साउथ पोल रहा होगा, दक्षिणी ध्रुव रहा होगा। तभी तो इसको अट्रैक्ट करके, तभी तो इसको क्या किया, वो आकर्षित करके अपने तरफ कर लिया। किया या नहीं किया? बिल्कुल किया। इसका मतलब इधर जो होता है वो भू चुंबक का कौन सा होता है? साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव होता है, और इधर में क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं क्या? बोलते क्या है? तो नॉर्थ पोल बोलते हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव ही बोलते हैं। कंफ्यूजन मत रखना। पहली बात तो मैंने ये बोली कि जो ये चुंबक होता है, भू चुंबक होता है, उसका एक्चुअल में साउथ पोल जो होता है, दक्षिणी ध्रुव जो होता है, वो अगर बोला जाए भौगोलिक जो नॉर्थ है, भौगोलिक जो उत्तरी ध्रुव है, उसकी तरफ होता है भू चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, और जो उत्तरी ध्रुव होता है वो इसके साउथ में होता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध तरफ क्या पड़ता है उसका? दक्षिणी गोलार्ध तरफ कौन सा पड़ता है भाई? तो इसका पड़ता है नॉर्थ पोल, और उत्तरी गोलार्ध की तरफ क्या पड़ता है? साउथ पोल। लेकिन हम लोग बोलते क्या हैं कि भाई जिस दिशा में चुंबक का एक क्षण चुंबक या चुंबकीय सुई नॉर्थ की दिशा दिखाती है, उधर क्या बोलते हैं कि नॉर्थ पोल है, ठीक है। इसलिए इसका नाम एन एम दे दिया गया, ठीक है, और इधर एस एम दे दिया गया। मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ नाम दे दिया गया। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। अब अगर बोला जाए, ध्यान से देखो पहले तो ये बात मैंने बोला, क्या बोला कि इस दिशा में ये चुंबक घूम जाएगा, घूमेगा। अब सब जगह ध्यान से देखो, हमने क्या किया, एक फुटबॉल लेके इस तरीके से अगर इमेजिन करो तो यहां से ऐसे तार निकला, ऐसे चला गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सब जगह इस तरीके से सिमेट्रिक बनेगा। सिमेट्रिक बनेगा तो इस लाइन पे, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई? तो भू चुंबकीय विषुवत रेखा वाला, ये वाला लाइन पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो मैग्नेट होगा वो एकदम क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। का है भाई? तो सिमेट्रिसिटी से देखो ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र जब आएगा तो यहाँ पे इस पे मतलब भू चुंबकीय विषुवत रेखा पे क्या रहेगा? एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगा। और रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। वहां पे ये बोला जा सकता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा पृथ्वी का, वो एकदम किधर होगा? एकदम हॉरिजॉन्टल, मतलब क्षैतिज दिशा में होगा। लेकिन यहां से जैसे ही तुम इधर उधर भागोगे, जैसे मान लो इस साइड जाओगे, मतलब उत्तरी गोलार्ध साइड जाओगे, तो उत्तरी गोलार्ध साइड क्या होगा? तो ध्यान से देखो, इधर ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो उत्तरी गोलार्ध में तुम किसी भी बिंदु पे जाओगे, मतलब यहां से तुम थोड़ा भी आगे किसी भी बिंदु पे जाओगे तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? तो उत्तरी गोलार्ध में कुछ ऐसा मिलेगा। थोड़ा बड़ा करके अगर फिगर बनाए, ये कौन सा है भाई? तो उत्तरी गोलार्ध, जैसे भी दिखाता हूँ गोलार्ध, द ध वाला जो भी होता है, उत्तरी गोलार्ध में अगर देखोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जैसे ही हमने इधर बढ़ा तो कुछ न कुछ कोण पे झुक गया, कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र का रेखा। तो बड़ा अगर करके देखो, धरती तो समतल दिखेगी, अगर छोटा सा जगह पे देखा जाए, यहाँ पे हम देखें तो क्या दिखेगा? समतल दिखेगा। तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये किसमें भाई? उत्तरी गोलार्ध में। अगर यही बोला जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखोगे, दक्षिणी गोलार्ध में देखोगे तो क्या दिखेगा? तो इसी तरीके से बाहर की तरफ दिखेगा, ठीक है। ये कुछ कोण पे आता हुआ दिखेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में ये जाता हुआ दिखेगा। देखो ना भाई, दक्षिणी गोलार्ध इधर है, तो यहां से क्या दिख रहा है? निकलता हुआ दिख रहा है। निकलता हुआ दिख रही कि नहीं? अब ये यहां से क्या होगा? इस तरीके से
गिरता हुआ दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो इसी को जूम करके थोड़ा सा दिखाया तो कुछ ऐसा दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। तो ये भी बोला जा सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो इसका क्षैतिज अवयव होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव होता है वो तो ऐसे हो गया, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर अवयव होता है वो क्या होता है? जमीन की तरफ होता है, मतलब नीचे की तरफ, जहां पे वो आदमी उधर उसके तरफ होता है। कौन सा? कौन वाला? तो ऊर्ध्वाधर जो अवयव होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर अवयव होता है वो किधर होता है? ऊपर की तरफ होता है। होता है या नहीं? तो ये ध्यान में रखना कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है। आई बात समझ में? अब देखो, चुंबकीय सुई जो था वो इस तरीके से दिशा दिखा रहा था। एक बात हमने और बोला, एक बात हमने क्या बोला कि चुंबकीय रेखा जो होता है वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कट करेगा तो हम लोग देखे थे, वहां भी देखे थे, विद्युत क्षेत्र में भी देखे थे कि कट करेगा तो एक ही बिंदु पे क्या हो जाएगा? दो दिशा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ भी बोल सकते हैं, यहाँ भी एक चौथा पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि एक दूसरे को कट नहीं करता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करते, जो भी बोलो, मतलब कटान बिंदु नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस बिंदु पे जहां पे कट करेगा वहां पे दो दिशा हो जाएगा। तो ये सब बातें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो आगे ध्यान से, तो हमें यहाँ क्या क्या दिखा कि अगर उत्तरी गोलार्ध में गए तो उत्तरी गोलार्ध में कुछ ऐसे होगा, जैसे ये जमीन है तो उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में होगा कुछ इस तरीके से, क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, तो इसका क्षैतिज अवयव ये होगा और ऊर्ध्वाधर अवयव नीचे की तरफ होगा, जमीन की तरफ। लेकिन अगर दक्षिणी गोलार्ध में आ गए तो दक्षिणी गोलार्ध में देखे कि जमीन से बाहर निकल रहा है, जमीन से बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, मतलब इस तरीके से। तो इसका जो ऊर्ध्वाधर अवयव होगा ऊपर की तरफ होगा और क्षैतिज तो रहेगा ही क्षैतिज में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इतनी सी बात है, बस ये पोल का हमें ध्यान में रखना है, पोल हमें ध्यान में रखना है। अब तुमसे कोई बोले कि यहाँ पे कहाँ पे भाई? तो भूचुंबकीय विषुवत रेखा पे जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है भाई? तो सारा का सारा किधर होता है? क्षैतिज। यहाँ पे पूछा जाए कि ऊर्ध्वाधर अवयव कितना होगा, तो 0 हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर अवयव 0 हो जाएगा। इसी तरीके से बोला जाए कि अगर एकदम पोल पे चला जाए, अगर यहाँ पे चला जाए, ठीक है, पोल पे चला जाए, ध्रुव पे चला जाए, चुंबकीय ध्रुव पे चला जाए, तो वहां पे क्या होगा? चुंबकीय ध्रुव पे क्या होता है भाई? तो सीधा होता है, मतलब यहाँ पे जमीन पे एकदम 90 डिग्री कोण बना के जाएगा। यहाँ पे क्षैतिज अवयव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्षैतिज अवयव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन ये पूरे पे, अभी ये चारों तरफ है, ये क्या है? जमीन के चारों तरफ है। तो ये सारा जो विषुवत रेखा है, कौन सा विषुवत रेखा? भूचुंबकीय विषुवत रेखा है, उस पे जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? क्षैतिज होगा। वहां पे ऊर्ध्वाधर क्या होगा? अवयव 0 होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब इसको फिर से समझते हैं। अब इसमें हमने क्या बोला? ये जो दो प्लेन बनाया, ठीक है, तो ये जो दो प्लेन बनाए, एक तो दोनों प्लेन के बारे में बता चुके कि दोनों प्लेन होता क्या है। तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या? नमन कोण अथवा नति कोण। तो नमन कोण अथवा नति कोण क्या होता है? अभी हमने देखा कि जब विषुवत भूचुंबकीय विषुवत रेखा पे जब थे, भूचुंबकीय विषुवत रेखा पे जब थे तो इस तरीके से मैग्नेट था। मतलब यहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पे अगर किसी आदमी को तुम ले लो तो वो आदमी कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा मुंडी रहेगा इसका इधर, ठीक है, ऐसे रहेगा, ऐसा रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल ऐसा देखेगा। अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर देखे इधर में कोई रहे, ठीक है, अब चुंबकीय चुंबक तो यहाँ पे है, तो साउथ पोल ऐसे है तो कुछ ऐसे होगा, काट दो, ऐसे करके ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखो, समझने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि इधर में कहीं देखो, इधर में अगर बोला जाए तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसे है। मतलब अगर कोई मैग्नेट को रखोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इधर में रखोगे तो कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर ध्यान से देखो, बोला जाए कि ये जो चुंबकीय यामयूतर था, चुंबकीय यामयूतर में अगर किसी हर चुंबक को, किसी या चुंबकीय सुई को तुम रखोगे तो वो किस दिशा में होगा भाई? तो जिस दिशा में वहां पे उस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उसी दिशा में अपने आप को कर लेगा। भाई द्विध्रुव याद करो, द्विध्रुव को स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहता था? जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता था। अपने आप को किधर भी छोड़ो वो किधर कर लेगा? घुमा फिरा के किधर कर लेगा? तो
विद्युत क्षेत्र की तरफ कर लेता था, उसी तरीके से अगर मैग्नेट को छोड़ो, अगर कोई चुंबक को छोड़ो, तो वो अपने आप को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर लेगा। तो जाहिर सी बात है भाई, जहां पे टोटल का टोटल जो चुंबकीय क्षेत्र है, पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र है, वो अगर क्षैतिज होगा तो वहां पे कैसे रहेगा मैग्नेट, चुंबकीय सुई कैसे रहेगी, क्षैतिज रहेगी। मतलब कहां पे भाई, तो चुंबकीय भू चुंबकीय विषुवत रेखा पे, वहां पे क्या रहेगी, क्षैतिज रहेगी। लेकिन अगर वहां से कहीं भी हटा, दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध, तो वहां पे कुछ न कुछ कोण पे आ जाएगा। काहे कोण पे आएगा, तो हमने अभी देखा था कि यहाँ पे मैग्नेटिक, ऐसा एक फिगर हमने बनाया था कहीं, यहाँ पे जैसे बनाया था, यहाँ पे अगर बोला जाए कि अगर तुम एक चुंबक को रखो तो चुंबक कैसे रहेगा भाई, तो ऐसे रहेगा, चुंबक ऐसे रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो चुंबक कुछ कोण पे हो जाएगा क्षैतिज के साथ, तो उसी को यहाँ पे बोला गया कि चुंबक कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा भाई, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा चुंबक। आई बात समझ में, आना चाहिए, ठीक है। इधर क्या है भाई, तो इधर है मैग्नेटिक फील्ड, इस लाइन के तरफ क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है, ये बड़ा वाला लाइन जो है, यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमने अर्थ का मान लिया। ये क्या है भाई, तो बी, ठीक है। इतना हुआ, इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो इस बिंदु पे, पृथ्वी के जिस भी बिंदु पे हम देख रहे हैं, उधर पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है वो इस दिशा में है, कुछ ना कुछ क्षैतिज के साथ कोण बनाएगा। कोई हम जनरल पॉइंट लिए, अगर बोल कोई पूछ दे कि ये जो बिंदु है वो भू चुंबकीय विषुवत रेखा पे है, तब कैसा होगा भाई, तो टोटल का टोटल चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, यानी क्षैतिज दिशा में होगा। अगर कोई बोले कि हम चले गए नॉर्थ पोल पे चले गए, चुंबकीय जो ध्रुव है वहां पे चलेगा, तो वो क्या बोलेगा कि वर्टिकल दिशा में, इस दिशा में दिखाएगा, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, अरे एक पोल पे ऐसा दिखाएगा, दूसरे पोल पे ऊपर की तरफ दिखाएगा, दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। तो ये सब जगह बदलता है, तो हम किसी जनरल पॉइंट पे ले रहे हैं। मतलब अगर चुंबक को हम लोग, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर देखा जाए तो चुंबक थोड़ा सा कोण बनाए हुए रहता है, इस तरीके से कोण बनाया हुआ रहता है। तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है चुंबक, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नति कोण बोलेंगे, यानी नमन कोण बोलेंगे, ठीक है। इसको एंगल ऑफ डीप बोला जाता है। कहने का मतलब दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि क्षैतिज के साथ जो चुंबकीय रेखा जो कोण बनाती है किसी बिंदु पे, उसी कोण को क्या बोलते हैं, नति कोण, एंगल ऑफ डीप बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी और भी बोल सकते हैं क्या, तो जिस दिशा में क्या हो जाता है, चुंबक चला जाता है, जो चुंबकीय सुई जिस दिशा में चली जाती है, क्षैतिज से जो कोण बनाती है, उसको क्या बोल देंगे, नति कोण बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां से ये भी हमें पता चला कि जो चुंबकीय याम्योत्तर है वो एक्चुअल में है क्या, तो चुंबकीय याम्योत्तर ये है, ऐसे एक्सिस है, ये क्या था, तो मैग्नेटिक एक्सिस था, चुंबकीय अक्ष था। अब चुंबकीय अक्ष से ऐसे निकल रहा था, ऐसे निकल रहा था चुंबकीय क्षेत्र, इस तरीके से था चारों तरफ, इस तरीके से स्पोक मान लो कि टेढ़ा करके ऐसे ऐसे लगा दिए हो, ऐसे ऐसे, तो इस तरीके से बन जाएगा, एकदम चारों तरफ बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा को लेके एक प्लेन बनाया जाए, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा आया, ये एक प्लेन ही तो बना दिया, उसी प्लेन को क्या बोल देंगे, ये चुंबकीय याम्योत्तर। इसके जिस भी बिंदु पे ये चुंबकीय क्षेत्र जिस भी बिंदु से होकर गुजरा है, उन सारे जगह पे जो ये प्लेन खींचेंगे, ये तल खींचेंगे, वही क्या हो जाएगा, वहां के लिए चुंबकीय याम्योत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई कष्ट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कोण हमने देख लिया, ये दो कोण देख लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड और ये है हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, क्षैतिज है, और ये यहाँ पे क्या है, वर्टिकल है। तो ध्यान से देखो, अगर बोला जाए कोण के रेस्पेक्ट में, तो एच वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा, क्षैतिज अवयव होगा, कितना हो जाएगा, तो बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। इसको हम लोग आगे देखेंगे। हमें ये दो चीज समझना था क्या, तो सबसे पहले ये कि चुंबकीय याम्योत्तर जो है और भौगोलिक याम्योत्तर है, उनके बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं दिक्पात का कोण। जो दो कोण हमने दो प्लेन कट करके बनाया था, उनके बीच का कोण क्या होता है, दिक्पात का कोण होता है। और जो मैग्नेट बोलो या चुंबकीय क्षेत्र बोलो, चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जितने डिग्री पर झुकी रहती है, उसी कोण को क्या बोलते हैं, नति कोण बोलते हैं, यानी एंगल ऑफ डीप बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे क्या,
तो चुंबकीय क्षेत्र जो पृथ्वी का हमने देखा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अभी हमने देखा था, ये वाला देखा था, हम इस प्लेन को सिर्फ बना रहे हैं, ठीक है। कौन सा भाई? तो चुंबकीय याम्योत्तर, यानी जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, बस इस फिगर को हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। अभी हमें इससे ही मतलब है। तो अगर इसको देखा जाए तो कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। कैसा दिख रहा है भाई? तो ऐसा है। इस तरीके का ये दिया गया है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, इसमें मैंने ये बोला कि ऐसा हमने मान लिया क्या, तो जो चुंबकीय क्षेत्र था पृथ्वी के चलते किसी भी बिंदु पे, कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक बिंदु है, यहाँ पे कोई एक बिंदु है, यहाँ पे पी बिंदु है। ये कहाँ पे है भाई? तो अर्थ के कोई पृथ्वी के किसी बिंदु पे जहां पे तुम खड़े हो वहीं पे मान लिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि हर एक बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र है, हर एक जगह जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अलग अलग दिशा में होता है। वो क्या होता है? अलग अलग दिशा में होता है। कैसे भाई? तो देखो ध्यान से, कहाँ गया? यहाँ पे हमने ये देखा कि जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे बोला जाए कि क्षैतिज के साथ जो चुंबकीय क्षेत्र है कुछ और कोण बनाता है, यहाँ पे कुछ और बनाएगा, यहाँ पे कुछ और बनाएगा, यहाँ पे क्षैतिज के साथ एकदम जो यहाँ पे भू चुंबकीय विषुवत रेखा पे है, यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा है तो इसको एकदम दिखेगा कि क्या है भाई? उसके क्षैतिज है। सब का सब जो भी चुंबकीय क्षेत्र है कैसा है? क्षैतिज है। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा भी इधर जाओ या इधर जाओ तो हमें यह पता चल रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्षैतिज के साथ कुछ ना कुछ कोण बना के ही होगी। होगी या नहीं होगी? तो हम किसी भी जनरल पॉइंट पे ये देख रहे हैं कि किस तरीके का सिचुएशन होगा, तो कुछ ऐसा होगा। इस तरफ होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड। इस तरफ होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस लाइन की तरफ, ठीक है, इस लाइन की तरफ। इस लाइन की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कैसे भाई? तो ऐसे होगा, इसी लाइन पे क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड हुआ, हमने इसका नाम दे दिया बी, जो कि टोटल परिणामी, यहाँ पे क्या है? इस बिंदु पे ये परिणामी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। यहां से ये कोण बनाया क्या? थीटा। इस कोण को क्या बोले हम लोग? क्या नाम दिए थे थीटा को? नति कोण। थीटा का नाम क्या था भाई? तो नति कोण या नमन कोण, ठीक है। ये क्या है? तो नमन कोण है। अब इसमें हमें देखना है क्या? चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक बोलो या क्षैतिज अवयव बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि जो क्षैतिज घटक होगा वो यही तो होगा। अरे किसी सदिश का दो घटक 90 डिग्री पे हम लोग तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो जो क्षैतिज घटक होगा उसका हमने नाम दिया बी एच। ये कौन सा है भाई? तो क्षैतिज घटक है क्या? बिल्कुल है। इसी तरीके से जो इधर होगा 90 डिग्री पे, इसका नाम दे दिया बीवी, वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल और ये क्या हुआ? वर्टिकल होगा। और ये बीवी का जो नाम होगा वो कौन सा होगा भाई? तो ऊर्ध्वाधर घटक। क्या होगा? ऊर्ध्वाधर घटक। हिंदी को सही कर लेना जैसे भी हो। ऊर्ध्वाधर घटक। ये दो कंपोनेंट में हमने क्या कर लिया? दो अवयव में इसको क्या कर लिया? तोड़ लिया। आई बात समझ में? तो ध्यान से देखो, अगर हम बोले कि जो क्षैतिज घटक होगा उसका कितना मान होगा भाई? तो बी कॉस थीटा होगा। यहाँ पे थीटा क्या है? नमन कोण। थीटा क्या है? नमन कोण है। इसी तरीके से अगर बीभी को देखे तो बीभी को क्या बोला जा सकता है? बीभी को क्या बोल सकते हैं? बी साइन थीटा बोला जा सकता है। ये क्षैतिज घटक हुआ और दूसरा क्या हुआ भाई? तो ऊर्ध्वाधर घटक हुआ। तो अगर किसी बिंदु पे हमें टोटल, ठीक है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पता हो तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हम लोग क्षैतिज घटक निकाल सकते हैं। अगर हमें नति कोण या नमन कोण दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसी तरीके से ऊर्ध्वाधर घटक भी निकाला जा सकता है। अब इसको अगर डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, एक और दो को डिवाइड कर दो या दो को एक से भाग दे दो, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इधर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो बी वी बाई बी एच के बराबर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहां से दूसरा बात ये भी लिख सकते हैं कि बी वी बराबर क्या हो जाएगा? बी एच टेन थीटा लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों में ये रिश्ता हो गया।
हुआ या नहीं हुआ? अब इसमें मतलब जो भी कुछ पता है हम लोग निकाल सकते हैं, हमें बस चाहिए या तो ये दिया हुआ हो, कुल जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दिया हुआ हो और नतिकोण दिया हो, तो बाकी सब निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब इसमें से कोई एक दे देगा और ये थीटा दे देगा तो दूसरा निकल सकता है, एक दिया दूसरा भी दे दिया तो थीटा निकल सकता है। मतलब दो चीज कुछ भी दिया रहे तो तीसरा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? आया या नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। ठीक है, तो ये हुआ क्या? क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक सिर्फ इसको बोलेंगे। ये कौन सा हुआ? ऊर्ध्वाधर घटक। आगे उदासीन बिंदु। अब इसके बाद पढ़ना है हमें क्या? उदासीन बिंदु के बारे में देखना है, न्यूट्रल पॉइंट। तो उदासीन बिंदु हमें पता है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते थे, वैद्युत क्षेत्र में पढ़ते थे, जहां पे वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाता था? 0 हो जाता था, वैसे ही उदासीन बिंदु हम लोग पढ़ेंगे। तो उदासीन बिंदु उसको बोलते हैं कि किसी भी बिंदु पे अगर जो क्षैतिज घटक है भूचुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है, अगर किसी बिंदु पे 0 कर दिया जाए। किस तरीके से 0 करेंगे भाई? तो एक छड़ चुंबक ला देंगे और देख लेंगे कि वो क्या कर दिया, 0 कर दिया। उसी बिंदु को क्या बोल देंगे? उदासीन बिंदु बोल देंगे। कहने का मतलब ये कि जैसे ये अर्थ था, जैसे ये अर्थ था, ठीक है, यहां थोड़ा ज्यादा ही बन गया। अगर ये अर्थ है इस तरीके का, तो इसमें क्या था? ध्यान से देखो, हमने ये बोला, अब हम लोग मान लेंगे क्या? नॉर्थ पोल साउथ पोल को ऐसा मान लिया, ठीक है। इधर क्या था? एक्चुअल में साउथ था, मैग्नेटिक क्या था? साउथ था। और इधर क्या था? मैग्नेटिक नॉर्थ था। ऐसा था, बिल्कुल ऐसा था। तो इसमें होता क्या था? इसमें इस तरीके से कुछ होता था कि यहां से निकला और यहां पे जाके ऐसे मिला, फिर ये इस तरीके से यहां से ऐसे हुआ और ये इस तरीके से। ऐसा ही ऐसा था कि नहीं था? बिल्कुल था। ये अंदर में भी जाके इसे मिल जाएगा, एक दूसरे को काटेगा नहीं। फिगर बनाते समय ये ध्यान में रखना कि एक दूसरे को काट मत देना, है ना। इस तरीके से था। अब ये है क्या हम लोग थोड़ा घुमा दिए, नो डाउट थोड़ा सा टिल्टेड होता है, थोड़ा सा इस तरीके से तिरछा होता है। हम लोग अब सिर्फ इसको देख रहे हैं, हमें ज्योमेट्रिक से, भौगोलिक अक्ष वाले से कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, कुछ ऐसे होगा। किसी भी बिंदु पे जाओ तो ऐसे ऐसे होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ध्यान से देखो कि कोई हमने एक मैग्नेटिक छड़ चुंबक लाया, एक छड़ चुंबक मान लो यहाँ पे रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, जैसे मान लो यहाँ पे रख दिया, एक छड़ चुंबक को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर छड़ चुंबक को रखा, जिसका कि नॉर्थ पोल इधर मान लिया और साउथ पोल इधर मान लिया। अगर नॉर्थ साउथ इस तरीके से कुछ मानोगे तो ध्यान से देखो, इसके चलते इधर ऐसे होगा और इधर कैसे होगा? ऐसे होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी रहता है, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब अगर ध्यान से देखो, बोला जाए कि पृथ्वी के चलते यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, पृथ्वी के चलते जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो कुछ इस तरीके से है। अगर तीसरा एक लाइन खींचे तो कुछ इस तरीके से आएगा। आएगा या नहीं आएगा? ऐसे कर पास होगा और कुछ इस तरीके से चला जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमने ये बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसका था, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था ऐसे था, ऐसे ही तो था, ऐसे था या नहीं था? बिल्कुल था। तो कोई एक बिंदु लिया यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया जिसका नाम दे दिया P, दिया P। यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड आया था उसका क्षैतिज घटक कुछ ना कुछ होगा। किसका? तो अर्थ का, भूचुंबक का, ठीक है। भूचुंबक का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस बिंदु पे होगा। किधर होगा भाई? तो इधर होगा। होगा क्या? ये BH होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस बिंदु पे बोला जाए तो BH इधर होगा, ऐसे होगा। और इसके चलते जो होगा फील्ड, इस चुंबक के, छड़ चुंबक के चलते वो कुछ इस दिशा में होगा, ऐसे होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसके चलते ऐसे होगा, इस बिंदु पे, P बिंदु पे। होगा कि नहीं होगा? तो अगर बोला जाए कि इसको न्यूट्रल पॉइंट करना है, उदासीन बिंदु बनाना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि BH जो उस बिंदु पे होगा, वो इसके चलते, जो छड़ चुंबक के चलते होगा, उसके बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस छड़ चुंबक के चलते इसको BM बोल देते हैं, मैग्नेट के चलते, ठीक है। इस मैग्नेट के चलते जो होगा उसके बराबर हो जाएगा, तो इसको क्या कर देगा? उदासीन बिंदु कर देगा। दूसरी बात, इसी तरीके से इसके पीछे भी मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यहां भी एक मिलेगा, क्या? उदासीन बिंदु। इसका नाम हमने दे दिया क्या? क्यों? क्योंकि यहां भी क्या है? अपोजिट है, इधर है और ये है, इस तरीके से। तो यहां भी क्या मिलेगा हमें? उदासीन बिंदु। तो उदासीन बिंदु उस बिंदु को बोलते हैं कि कोई एक चुंबक हमने ले जाकर रख दिया और वहां पे उसके अक्ष पे दो जगह मिलेगा। पहले हम लोग अक्ष के बारे में देख रहे हैं। इसके अक्ष पे जो
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, अगर वो बराबर और अपोजिट, बराबर और विपरीत हो जाए, अर्थ के जो क्षैतिज घटक था, जो भू चुंबक था, उसके चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बराबर और उल्टा हो जाए, तो उसी बिंदु को क्या बोल देंगे, हम लोग बोल देंगे उदासीन बिंदु। तो इस बिंदु पे इतना हो जाएगा। अगर बोला जाए कि इसका अक्षीय दिशा में, अक्ष की बात करें तो इसका मतलब बी एम अक्ष पे कितना होता है भाई, तो अक्ष पे हमें पता है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बटा एक्स क्यू या आर क्यू बोलो, इसके बराबर होता है। तो ये मिला हमें क्या, उदासीन बिंदु। पहला ये कंडीशन इसमें मिल जाएगा, उदासीन बिंदु। दूसरा अगर ध्यान से देखो, दूसरा हमने बोला क्या, इधर दूसरा खींचते हैं, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया कि इसी को ध्यान से देखो, अगर बोला जाए इस तरीके से चुंबक रखा जाए, यहां पे रखा हमने चुंबक, थोड़ा बड़ा बना दिए है ना, छोटा सा है, बड़ा बना दिया बस। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ध्यान से, इस तरीके से है मैग्नेटिक फील्ड। किस तरीके से, इस तरीके से, नॉर्थ से ऐसे निकला है और साउथ की तरफ गया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा। अब हमने क्या देखा, इस क्षण चुंबक के लिए निरक्षीय स्थिति में, इस क्षण चुंबक के लिए निरक्षीय स्थिति, ये बिंदु हो जाएगा, होगा कि नहीं। इस बिंदु का नाम आर दे दिया हमने, आर दे दिया यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर ध्यान से देखो, हमने ये बोला इस बिंदु पे जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का, वो इधर है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इधर है, BH यहाँ पे ये है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर BH यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और इस बिंदु को हमें उदासीन बनाना है, तो इसके लिए निरक्षीय स्थिति है, इस क्षण चुंबक के लिए क्या है, निरक्षीय स्थिति है क्या। और इधर हमने रख दिया नॉर्थ, इसका नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, तो जाहिर सी बात है इससे जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वो कुछ ऐसे करके ऐसे जाएगा और ऐसे करके यहाँ पे इन कर जाएगा, ऐसे ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इस बिंदु पे अगर बात की जाए, हम लोग देखे थे डाइपोल में, द्विध्रुव को याद करो, द्विध्रुव को अगर याद करोगे तो याद यही आएगा, क्या आएगा याद भाई, तो याद यही आएगा कि जो डाइपोल होता था डाइपोल मोमेंट P होता था, मतलब जो माइनस से प्लस की ओर जो होती थी लाइन, उसके अपोजिट होता था। निरक्षीय रेखा पे क्या होता था, अपोजिट होता था। तो उसी तरीके से इसको माइनस जैसा मानना है, इसको प्लस जैसा मानना है, तो ये दिशा हुआ, तो इसके अपोजिट में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा मैग्नेट के चलते। ये मैग्नेट के चलते जो होगा वो इधर होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां भी मिल सकता है, निरक्षीय स्थिति में भी क्या मिल सकता है हमें, उदासीन बिंदु। अक्षीय स्थिति में भी मिल सकता है उदासीन बिंदु। अक्षीय पोजीशन में, अक्षीय स्थिति में उदासीन बिंदु जो मिलेगा वो बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखते हैं निरक्षीय में, तो यहाँ पे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अब अगर यहाँ इसकी बात की जाए, इसकी अगर बात की जाए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे जो बी मैग्नेट का है वो किसके चलते हो जाए, बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के चल बराबर हो जाए, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि BH जो है BM के बराबर हो जाए। और BM को हम लोग कितना लिख सकते हैं, अब यहाँ पे ये निरक्षीय स्थिति में है, इक्वेटोरियल पोजीशन में है, और इक्वेटोरियल पोजीशन में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना है वैल्यू, तो हम लोग कितना लिखते हैं भाई तो म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई आर क्यू या एक्स क्यू। आर कहां से कहां, यहां से इसकी दूरी होती थी। तो दो जगह, दो स्थिति में हमने देख लिया कि उदासीन बिंदु को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, तो पूछा जा सकता है भाई कि यहाँ पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है क्षैतिज घटक है इतना है, तो मैग्नेट के से कितना दूरी पे उदासीन बिंदु मिलेगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो उदासीन बिंदु मतलब जहां पे क्षण चुंबक या किसी चुंबकीय सुई के चलते जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसके बराबर क्या हो जाए, अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड यानी क्षैतिज घटक उसका जो बराबर हो जाए, वहां पे क्या हो जाएगा, उदासीन बिंदु हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, सवाल देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है। तो चलो बना लिया, यही था पृथ्वी, ठीक है। ये नॉर्थ था जियोग्राफिक, ये था साउथ था जियोग्राफिक, लेकिन इधर जो था मैग्नेटिक क्या था भाई, तो मैग्नेटिक इधर था, नॉर्थ था मैग्नेटिक, और इधर था साउथ मैग्नेटिक, ऐसे था साउथ मैग्नेटिक, ऐसा था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से इस तरीके से चला था मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरीके से जाके इस पे मिल गया था ऐसे, ठीक है। इस तरीके से गया था और इस तरीके से मिल गया था, ऐसा ही गया था, ठीक है। आई बात समझ में। अब बोला गया है कि क्षैतिज घटक शून्य कहां पे होता है, क्षैतिज घटक शून्य कहां पे होता है,
तो ध्यान से देखो, हम बोल सकते हैं क्या, क्षैतिज घटक, मतलब टोटल का टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाए, वर्टिकल हो जाए, मतलब ऊर्ध्वाधर हो जाए। तो देखो, तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या होता है, जो चुंबकीय भौगोलिक याम्योत्तर में जो होता है, चुंबकीय याम्योत्तर में जो होता है, ठीक है, भू चुंबकीय याम्योत्तर में जो होता है, वहां पे सब का सब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे अगर बोला जाए, यहाँ पे बोला जाए, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर जो घटक होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इसी तरीके से यहाँ पे जब तुम पहुंचोगे, मतलब ये बोला गया कि अगर तुम चुंबकीय ध्रुव पर पहुंचोगे, यहाँ ध्रुव पे पहुंचो या यहाँ ध्रुव पे पहुंचो, यहाँ पे सारा का सारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है कैसा होता है भाई, जमीन के अंदर तरफ जाते जाता है, ऐसे वर्टिकली आता है। अगर तुम ध्रुव पे जा खड़े हो तो वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या होगा, ऐसे होगा, नहीं तो यहाँ से बाहर निकलेगा, इस तरीके से। अब डिपेंड करता है कि तुम हो कहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे जो क्षैतिज घटक होगा क्या होगा, जीरो होगा। तो ध्यान में रखना है कि क्षैतिज घटक जीरो कहां पे होता है, तो चुंबकीय ध्रुवों पर होता है। चुंबकीय ध्रुव पे जाओगे तो क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इसी तरीके से तुमसे यह भी पूछ दिया जाए कि ऊर्ध्वाधर घटक कहां पे जीरो होता है, तो कहां पे रहेंगे भाई, तो भू चुंबकीय जो ये क्या बोलते हैं, भू चुंबकीय जो याम्योत्तर था, ठीक है, वहां पे जाने पे विषुवत रेखा, याम्योत्तर नहीं, कौन सा, विषुवत रेखा जो था, यहीं पे तो था, यहीं पे था विषुवत रेखा। तो इन सब जगह पे जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में, या कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे भी देख लो भाई, यहाँ पे अगर देखो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भू चुंबकीय विषुवत रेखा यही तो था, भू चुंबकीय विषुवत रेखा यही तो था, और यहाँ पे टोटल का टोटल कैसा हो जाता था, क्षैतिज हो जाता था। यहाँ पे टोटल का टोटल कैसा हो जाता था, वर्टिकल हो जाता था, ऊर्ध्वाधर हो जाता था। तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक जीरो और यहाँ पे क्षैतिज घटक जीरो। तो कहाँ पे, तो भू चुंबकीय विषुवत रेखा पे जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जो चुंबकीय पोल है, जो ध्रुव है, चुंबकीय भू चुंबकीय जो ध्रुव है, वहां पे क्या हो जाएगा, तो क्षैतिज घटक जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण, चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण, हमने अभी देखा कि चुंबकीय ध्रुव पर क्या हो जाता है, टोटल का टोटल जो चुंबकीय क्षेत्र होता है कैसा हो जाता है, ऊर्ध्वाधर हो जाता है। तो नति कोण किसको बोलते हैं भाई, तो ये जो फील्ड है वो किसके साथ बना है, हॉरिजॉन्टल के साथ बना है। अभी यही तो देखे थे, इसी को तो नति कोण बोलते हैं कि जो अर्थ का, भू चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र था वो क्षैतिज के साथ कितना कोण बना है। और हमें पता है कि हम जैसे ही पोल पे पहुंचते हैं, ध्रुव पे पहुंचते हैं, तो वो कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर हो जाता है। तो इनके बीच का कोण कितना हो गया भाई, तो 90 डिग्री का हो गया। तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। ये पोल है, अगर इधर पोल है तो पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इधर क्या था, साउथ, और इधर क्या था, नॉर्थ। तो यहाँ पे साउथ पे ऐसे ही जाता था ना, ऐसे जाकर टपकता था, और नॉर्थ से निकलता था। तो यहाँ पे बोला जाए कि क्षैतिज के साथ ये कोण कितना बना रहा है, तो क्षैतिज के साथ कितना हो गया भाई, तो 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे भी क्षैतिज के साथ कोण कितना बना रहा है, तो 90 डिग्री हो गया। तो कितना बनाएगा, 90 डिग्री। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, बराबर है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि BH बराबर क्या है, BV है। यही है, बिल्कुल है। और tan थीटा क्या होता था, BV बाई BH। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा BV बाई BH हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई, तो 1 हो जाएगा। मतलब थीटा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी नति कोण कितना हो जाएगा, तो नति कोण ही हमें निकालना था, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कोई कष्ट इसमें, कुछ नहीं, बच्चों वाला था। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः इतना, ये क्या दिया हुआ है, क्षैतिज घटक, ये हमें दिया हुआ है, क्षैतिज घटक ये दिया हुआ है। तो H लिख दिया, BH लिख दिया, और तथा ये है ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर। तो ये क्षैतिज हो गया, ये ऊर्ध्वाधर हो गया। इतना है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये यूनिट होता है, ये भी ध्यान में रखना है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला को ही वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमें पता है नति कोण मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा कितना होता है भाई, तो tan थीटा होता है BV बाई BH होता है। अब BV यहां से रख दो, तो BV कितना है, BV ये है 3√3 गुना 10 का पावर -5 बटा 0.3 गुना 10 का पावर 4 है, 10 का पावर 4 है, 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर गुना 10 का पावर 4। ठीक है, 10 का पावर 4 तो नहीं होना चाहिए, -4 शायद होगा। ठीक है, जो भी है, क्या दिया हुआ है उससे मतलब नहीं है, माइनस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो अगर ये -4 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ध्यान से देखो,
अब कुछ दिया रहेगा, मान लो भाई कुछ हो रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें बस कैलकुलेशन से मतलब है। तो ये देखो एक्चुअल में ये -4 ही होगा, क्योंकि इसी ऑर्डर का मैग्नेटिक फील्ड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो ये देखो ये 0 हुआ, इधर के चले जाओ, 10 के पावर -5 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो बचेगा √3, मतलब थीटा कितना आ गया भाई, तो 60 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा है, नति कोण ही ज्ञात करना है, तो 60 डिग्री। आई बात समझ में? एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस, ठीक है, एक गॉस 10⁻⁻⁴ टेस्ला बताया गया था, ठीक है, तथा नमन कोण कितना है, 60 डिग्री। थीटा कितना है भाई, 60 डिग्री है, और क्षैतिज घटक मतलब BH कितना दिया है, 0.3 गॉस दिया हुआ है, ठीक है, 0.3 गॉस दिया हुआ है। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता मतलब टोटल हमें निकालना है। तो टोटल अगर हमें निकालना है तो ध्यान से देखो, टोटल अगर हमें निकालना है, कहां गया, यहाँ पे देखो, अगर हमें पूछा जाए कि ये बी निकालना है तो बी का मान कितना लिख सकते हैं, अब ये बताने वाली बात तो है नहीं, 90 डिग्री पे है भाई, तो BH² प्लस BV²। 90 डिग्री पे दो वेक्टर जब जुड़ा जाता है तो उसका मान क्या होता है, BH² प्लस BV² के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या है, हमें बस दोनों को क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है, यही पूछा गया है। अब देखो हमें BH तो पता है, हमें क्या निकालना है, BV। तो BH और BV में रिलेशन हमें पता है कि tan थीटा जो होता है वो BV/BH होता है या नहीं होता है। तो BV क्या हो जाएगा, BH tan थीटा, BV हो जाएगा BH tan थीटा, BH दिया हुआ 0.3, और tan 60 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। इतना गॉस गॉस में दिया है तो गॉस ही में हमें देखना है, ठीक है। अगर टेस्ला में मान लो पूछा, ऑप्शन दिया रहता है टेस्ला में, तो टेस्ला में करते हैं, नहीं तो जो यूनिट दिया रहता है उसी में निकाल के रख दिया जाता है, ठीक है। अब हमें पूछा है बी, तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, BH² प्लस BV²। अब रख दो, BH कहाँ गया, 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर प्लस वो कितना हुआ, 0.3 √3 का स्क्वायर। 0.3 का स्क्वायर कॉमन लेके बाहर लेके आ जाओ तो 0.3 बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस इधर बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 2 गुना 0.3 हो जाएगा, मतलब 0.6 गॉस के बराबर हो जाएगा। कोई कष्ट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चुंबकीय याम्योत्तर से 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। चुंबकीय याम्योत्तर से 30 डिग्री के कोण पर, ठीक है, चुंबकीय याम्योत्तर मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन, उससे 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। वास्तविक नति कोण का मान ज्ञात करें। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है, तो देखो ध्यान से, हमने ये बोला ये हुआ चुंबकीय याम्योत्तर, वहां पे जो हम लोग बनाए थे थोड़ा देर पहले, थोड़ा इसको बड़ा ही खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट इसमें नहीं है। और ये हुआ भौगोलिक याम्योत्तर, ठीक है। ये क्या हुआ, ये जो इधर वाला कोण बना है वो कौन सा हुआ, भौगोलिक याम्योत्तर, और ये हुआ चुंबकीय याम्योत्तर। थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे कि किस तरीके से आया था, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर बोला जाए ऐसे बना लो, थोड़ा अच्छे से दिखे, ऐसा होगा, ठीक है। ये चुंबकीय याम्योत्तर ऐसे है, बस दो कूट कूट लो इसे, पन्ना को खोल दो। तो यही बोला गया सवाल में, तुम्हें यही बोला गया है कि इस तरीके का है। अब बोला गया क्या, यहां से देखो, चुंबकीय याम्योत्तर से 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब ये चुंबकीय याम्योत्तर है, ये वाला क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर मैग्नेटिक मेरिडियन है। इससे 30 डिग्री के कोण पे कोई एक प्लेन लिया गया, उसमें अगर चुंबक को लटकाया गया, तो वो क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो वास्तविक नति कोण, अब इसमें जो झुका हुआ है ना, ये नति कोण नहीं होता है। नति कोण किसमें होता है, तो चुंबकीय याम्योत्तर में जो कोण बनाता है क्षैतिज के साथ वो होता है, लेकिन हमें दिया हुआ है इसमें। तो देखो जुगाड़ क्या क्या करेंगे, ऐसा हमने बोला, ध्यान से देखो, इसमें होता है BH, ये होता है BH, और ये होता है BV। होता है क्या, बिल्कुल होता है, ये होता है BV और ये होता है BH। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, इस बिंदु पे चाहे तुम इस प्लेन में रहो चाहे तुम इस प्लेन में रहो, ये जो ऊर्ध्वाधर घटक रहेगा वो तो सेम रहेगा, वो क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इस बिंदु पे अगर बोला जाए इस प्लेन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है तो बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। कहने का मतलब मेरा ये है, थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहो, ये कोई वेक्टर का दोनों कंपोनेंट है, ऐसा मान लो ये कोई दोनों वेक्टर का कंपोनेंट है, ठीक है, इस तरीके से। अगर बोला जाए इसी वेक्टर का, इसका मतलब ये वेक्टर क्या है, ये वाला है, ये वेक्टर क्या है, ये है। अगर बोला जाए कि ये जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट क्या प्लेन बदलने से बदलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। ये वाला कंपोनेंट नहीं बदलेगा, ये अवयव नहीं बदलेगा, वो भी ही रह जाएगा। तो अगर इस प्लेन में हम जबरदस्ती ले जाके मैग्नेट को रखे हैं तो वो कितने पे है, ये वाले पे, इस दूसरे वाले पे, डॉटेड से हम इसीलिए बना देते हैं थोड़ा। तो इतने पे मैग्नेटिक नीडल जो है ना वो ऐसे लटका हुआ है, इस दिशा को शो कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो यही कोण क्या दिया हुआ है, ये जो कोण दिया हुआ है डॉटेड से बना देंगे ताकि समझ में आए, ये दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन हमने दिखाया है वो किस प्लेन में है, इस वाले में है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, जो कि 30 डिग्री पे है, ठीक है। अब इनके बीच का जो कोण दिया है ये क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है। मतलब जो चुंबकीय याम्योत्तर है, चुंबकीय याम्योत्तर जो है, ठीक है, चुंबकीय याम्योत्तर है, उससे 30 डिग्री के कोण पे कोई एक तल लिया गया है, उसमें अगर मैग्नेट को रखा गया है तो वो जो है क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रही है, तो 45 डिग्री का कोण बना रही है। बना रही कि नहीं, बिल्कुल बना रही है। अब ध्यान से देखो, हमने ये बोला कि टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड था, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड था वो तो ये था, टोटल अगर मैग्नेटिक फील्ड का खींचा जाए लाइन तो वो तो ये था, वो यही था, ये था बी। इसका एक घटक ये है, दूसरा घटक ये है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब इसका जो इधर इस साइड में जो घटक होगा, इसका जो इस साइड में घटक होगा, क्या करेंगे, तो 90 डिग्री का ऐसे लाइन खींचेंगे, और इसका जो ये घटक होगा, ये वाला जो घटक होगा उसको कितना लिखेंगे, ये खुद बी एच है। अब इसका घटक कितने डिग्री पे लेना है, 30 डिग्री पे, तो ये कितना हो जाएगा, बी एच कॉस 30 डिग्री, इतना ही होगा, बी एच कॉस 30 डिग्री होगा। अब हमें ये वाला जो कोण 45 डिग्री दिया हुआ है कि 45 डिग्री पे झुका हुआ है, तो क्या उस त्रिभुज में, वो जो त्रिभुज बना अंदर में उजला बी भी और ये पिंक कलर का जो लाइन बना है, उससे हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि tan 45 जो होगा वो क्या होगा भाई, tan 45 जो होगा वो क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट बाई हॉरिजॉन्टल होता है, तो उस प्लेन में वर्टिकल कंपोनेंट तो बी भी ही है, ऊर्ध्वाधर, लेकिन क्षैतिज वाला कितना है भाई, तो बी एच कॉस 30 डिग्री है क्या, बिल्कुल है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें ध्यान से देखो, बोला जाए कि बी वी बाई बी एच का मान कितना आ जाएगा भाई, तो बी वी बाई बी एच का मान आ जाएगा, बी वी बाई बी एच निकालोगे तो tan 45 1 और cos 30 कितना होता है भाई, तो √3/2 के बराबर होता है क्या, बिल्कुल होता है। अब अगर तुमसे पूछा जाए हमें निकालना है क्या, तो वास्तविक नतिकोण थीटा का मान निकालना है, तो क्या थीटा यही है, थीटा जो है वो क्या यहाँ पे है, ध्यान से देखो, थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है क्या थीटा। हमें चुंबकीय याम्योत्तर में चाहिए, चुंबकीय याम्योत्तर में जो कोण बना सकता है वो चाहिए, तो यही है इस बिंदु पे क्या है, वास्तविक नतिकोण, तो हमें थीटा निकालना है। और tan थीटा क्या होता है भाई, यही तो होता है, बी वी बाई बी एच तो होता है, इसी का वैल्यू तो निकालना था हमें। तो tan थीटा कितना आ गया भाई, तो √3/2 के बराबर आ गया, मतलब थीटा tan इनवर्स √3/2 के बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा अच्छा किया गया था क्वेश्चन को, है ना, इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में, फिगर को थोड़ा सा समझना था। आगे, एक वायु क्रोडीय परिनालिका, ठीक है, अंदर में क्या है, वायु है, कि अक्ष पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स किसको बोला जाता है भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, कितना है 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, अक्ष पर दिया गया है। इस परिनालिका के भीतर लोहे की एक क्रोड रखने पर बी का मान बढ़कर 15 हो जाता है, बी का मान बढ़ के क्या हो जाता है, 15 हो जाता है। तो लोहे के लिए आपेक्षिक एवं निरपेक्ष चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए, ठीक है, आपेक्षिक और निरपेक्ष, ठीक है, तो वो हमें निकालना है। अब देखो, याद करो जो स्थिर विद्युत हम लोग पढ़े थे उसमें एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई, तो एप्सिलॉन आर जो होता था वो होता था एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता था कि नहीं होता था। इसको क्या बोलते थे, आपेक्षिक बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, रिलेटिव क्या बोलते थे, परमिटिविटी बोलते थे, इसको बोलते थे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात का बोलते थे,
बोलते थे, निर्वात का विद्युतशीलता बोलते थे, इसको बोलते थे अपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते थे, और इसको बोलते थे विद्युतशीलता उस माध्यम का बोलते थे। ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से म्यू जो होता है, म्यू का जो मान होता है वो म्यू आर इंटू म्यू नॉट होता है, ठीक है। म्यू आर का जो वैल्यू होता है वो म्यू का जो वैल्यू होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट के बराबर होता है। आई बात समझ में? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वही दिया गया है कि बी का जो मान है, बी का जो मान है वो कितना है भाई, तो 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। अब अगर लोहा डाला गया, लोहा डाला गया तो उसका मान बढ़कर कितना हो गया, 15। अब बी डैश मान लिया, लोहा डालने के बाद क्या हो गया, बी डैश हो गया, और ये हो गया 15 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब परिनालिका को थोड़ा सा याद करो, पी जो था परिनालिका में वो कितना था, म्यू नॉट एन आई के बराबर था क्या, बिल्कुल था। अब अगर ध्यान से देखो म्यू नॉट, अब म्यू नॉट कब था, जब निर्वात था, निर्वात था। तो अगर लोहा डाल दिया गया तो इसमें क्या हो जाएगा, म्यू नॉट जो हो जाएगा वो म्यू नॉट गुना क्या हो जाएगा, म्यू आर के बराबर हो जाएगा। एन आई तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, रहेगा क्या, मतलब हम बोल सकते हैं कि बी बाई बी नॉट जो होगा वो 1 बाई म्यू आर होगा, या बी डैश बाई बी होगा, बी डैश बाई बी जो होगा, मतलब बी डैश कब है, जब लोहा डाला गया अंदर में, और बी क्या है, जब लोहा नहीं डाला गया, निर्वात था तब। तो ये कितना हो जाएगा, तो म्यू आर के बराबर होगा क्या, यही हो जाएगा म्यू आर के बराबर। मतलब जो अपेक्षिक बोला गया, अपेक्षिक मान उसका बोला गया किसका भाई, तो चुंबकशीलता का, उसका मान इतना ही होगा बी डैश बाई बी, और बी डैश बाई बी यहां से निकालोगे तो 15/0.05 जो भी है ये हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई, बिल्कुल। अब अगर बोला जाए हमें क्या निकालना है, हमें म्यू भी निकालना है। अब ठीक है, अब क्या निकालना है, हमें चुंबकशीलता निकालना है उस माध्यम का, ठीक है। चुंबकशीलता निकालना है किसका, लोहे का अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे, म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है। म्यू नॉट का वैल्यू हमें पता है 4 पाई गुना 10 के पावर -7, और म्यू आर यहाँ से आ गया, इसका वैल्यू निकाला जा सकता है। तो ये खैर थोड़ा सा मटेरियल का भी था क्वेश्चन, मतलब पदार्थ के बारे में, वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है फिलहाल, बट जान लो, ठीक है। सब जगह क्या होता है, ये हम लोग म्यू नोट जहां लिखते हैं ना, या नोट जहां भी लगा रहता है, इसका मतलब वो निर्वात या वायु के लिए है। अगर कोई माध्यम डाला जाएगा तो बस यही सब जगह करते रहना है, उसको गुना कर देना है किससे, तो अपेक्षिक, किससे, चुंबकशीलता से, ठीक है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत कम था इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, तो हमें ध्यान में रखना था भूचुंबकत्व के बारे में। भूचुंबकत्व जो भी था उसमें जो चुंबकीय याम्योत्तर था, भूचुंबकीय याम्योत्तर था, भौगोलिक याम्योत्तर था, उनके बीच का कोण का, किसी भी बिंदु पे उनके बीच का जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते थे हम लोग क्या, नति कोण बोलते थे। किसको नति कोण बोला जाता था, जो क्षैतिज के साथ चुंबक कोण बनाता था उसको बोलते थे क्या, नति का कोण बनाते थे। यहां पे हमने देखा सबसे स्टार्टिंग में ही, तो ये बात हमें ध्यान में रखना होगा हमेशा, तभी कुछ समझ में आएगा, पता चलेगा। कौन सा भाई, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो बताया गया, यहाँ पे ये जो बताया गया इसको बस ध्यान में हमें रखना है हमेशा के लिए। क्या ध्यान में रखना है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो कोण बना था भौगोलिक याम्योत्तर, किसी भी बिंदु से हम लोग जो खींचते थे, अब ध्यान में रखना कि भौगोलिक याम्योत्तर क्या था, तो भौगोलिक अक्ष, जैसा नाम है वही अक्ष लेना है, और उस बिंदु को मिला के एक क्या कर देना है, तल हमें खींच देना है। इनके बीच का, ये दोनों प्लेन के बीच का जो कोण था वो दिक्पात का कोण या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं इसको। और दूसरा क्या था, नमन कोण, ये तो पता है नमन कोण, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो था वो हर एक बिंदु पे अलग अलग था, हर एक जगह जमीन पे कहीं भी जाओ धरती पे अलग अलग था। वहां पे अगर मैग्नेट को रखेंगे तो कभी क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे चले आए, इस बिंदु पे चले आते थे, इस बिंदु पे चले आते थे, तो ये सीधा हॉरिजॉन्टल हो जाता था। क्या है भाई, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सारा का सारा भूचुंबकीय विषुवत रेखा पे क्या है, हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। कोई पूछे कि यहाँ पे जो नमन कोण होगा कितना होगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। यहाँ पे कितना हो गया था, 90 डिग्री हो गया था, ठीक है। तो इसमें कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। तो आपको भू चुंबकत्व के बारे में ध्यान में हमेशा रखना है अच्छे से, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।